ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक इस बार था क्वेश्चन यार मेंस में, था ना? बनाया? वाह, अरे वाह। काहे भैया, काहे नहीं बनाए? किससे आया था क्वेश्चन? सोलेनॉइड से आया था? वो इलेक्ट्रोस्टैट का क्वेश्चन है? वाह रे वाह, वाह रे वाह 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 वाह। ऐसे महान महान लोग हैं। बताओ कैसे हो, इन्हें यही नहीं पता अभी तक? बताओ कि कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आया था। चलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक ध्यान से देखो, आगे चल के रफ्तार बढ़ेगी और प्रीवियस जो हमारा नॉलेज है उसी से सारी बातें बनेंगी, है ना? जो हमने वेक्टर वगैरह पढ़ा है उसी से कहानी चलेगी। मैं बट फिर भी आ, कई बार ऑप्शंस में रहते हैं कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, तो वैसे भी सवाल बनते हैं, तो हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे भी काम करेंगे। पर जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएगा, या तो अगर तुम लोगों ने रिस्पॉन्स दिया तो रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी, मतलब रफ्तार जैसी है वैसी रख सकते हैं। और अगर तुम्हारा रिस्पॉन्स ढीला रहा तो हमें तो अच्छा ही पढ़ाना है, तो उस चक्कर में 2 की जगह 3 घंटे की क्लास होगी। पर वैसे भी अब हम बेगारी हो चुके हैं, बेगारी समझते हो ना? एक ही तुम ही लोग का बैच है अभी, अब अप्रैल में शुरू होगा, तो पढ़ो फिर कायदे से। चलो भाई साहब, तो एक क्वेश्चन तो इलेक्ट्रोस्टैट से रहेगा ही। अब इलेक्ट्रोस्टैट अभी तक जो 11th का जितना भी पोर्शन पढ़ा था, पहला बुक में अपन जो भी पढ़ाई करते तो वो सब दिखता था, सबसे अच्छी बात वही थी, तो वहां पे फोर्स वोर्स लगाना बड़ा आसान रहता था, नहीं बे? ये दिखता था ना, चक्का घुमा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फलना फ्रिक्शन। पर यहाँ पे ऐसी चीजें नहीं चलेंगी। यहाँ पे थोड़ा, हाँ, कॉन्सेप्ट वही सब आएगा, बट यहाँ पे चीजें दिखाई नहीं देंगी। मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल, अब हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन तो दिख जाएगा तुमको कि लो भैया हाथ में इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहे हैं। अरे केमिस्ट्री में अब O2 बोलते हो तो हवा में तुमको O2 लिखा हुआ दिखाई देता है? नहीं ना भाई, चलो ठीक है। तो यहाँ पे भी चीजें दिखेंगी नहीं, हाँ, उसका जो एप्लीकेशन होगा वो अपन को दिखाई देगा या महसूस होगा। अगर वो दिखाई या महसूस ना देता तो ये चैप्टर ही ना बनता, अस्तित्व ही नहीं रहता। नहीं, लॉजिक नहीं है यार। अब जैसे दो चीजों को ऐसे घिस दिया बालों में, बचपन में भी किया था, और कागज को ऐसे लेके रखा तो चिपक गया। अब चिपका वो रीजन हमें पता चलेगा, और जो रीजन हम बताएंगे वो रीजन दिखाई नहीं देगा। कौन सा? माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कि हाँ इलेक्ट्रॉन ऐसा हो गया, फलना हो गया, लेकिन ये दिखाई देगा कि हाँ जी सर चिपकता है। अरे एक मैग्नेट लाया, उसके बगल में दूसरा मैग्नेट रख दिया, चिपक गया। अब क्या उसके अंदर में हुआ वो नहीं दिखाई देगा, लेकिन एप्लीकेशन वो चिपक क्यों रहा उसका आंसर भले मिल जाएगा कि ऐसा ऐसा होता है। ठीक है क्या? चलो, तो अभी जो हमारा एनसीईआरटी के हिसाब से पहले 2 चैप्टर हैं इलेक्ट्रोस्टैट, पहले वाले में हमें फील्ड के बारे में पढ़ना है, दूसरे वाले में पोटेंशियल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इजी है, दोनों इजी चैप्टर्स हैं। थोड़ा लेंदी है बट खत्म कर लेंगे हम लोग। ओके, तो सरस भाषा में जब हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इलेक्ट्रो का मतलब ही क्या होता है? चार्ज। ठीक, अच्छा मैं तुम्हें थोड़ा सा स्टोरी बताता हूँ कि 12वीं में क्या चलने वाला है अभी। जैसे मैंने आपसे कहा था कि जब 11th का पार्ट पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था बेटा एक बार आपको काइनेमेटिक्स थोड़ा समझ में आएगा, लॉज ऑफ मोशन समझ में आएगा, तो आगे फिजिक्स पूरी आसान हो जाती है। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक में बच्चा हम लोग पहला जो पार्ट पढ़ेंगे उसमें हम लोग ये पढ़ते कि अगर किसी चार्ज को रेस्ट में रख देंगे तो क्या होगा। एक्चुअल में चार्ज रेस्ट में होता ही नहीं है कभी, वो मेटल हो या नॉन मेटल हो, सबके अंदर रैंडम मूवमेंट रहता ही है। ठीक है क्या? लेकिन हाँ अपन कह देंगे चार्ज ऐसे यहाँ रख दिया, हम एज्यूम करते हैं कि चार्ज रेस्ट पे, बट एक्चुअल में नहीं होता है। और इसी चार्ज हमेशा मोशन में ही रहता है। अब देखो वैसे तो हम कहते हैं कि मोशन एक रिलेटिव टर्म है, किसी के लिए रेस्ट में, किसी के लिए मोशन में। पर हम यहाँ पे दो चीजों को मिक्स नहीं करेंगे। जैसे आप लोगों ने सुना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सुना है क्या? सन से जो आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो एक्चुअली ना यहाँ पे आंसर होता है पहले मुर्गी की पहले अंडा, कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को बना रही है कि मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को, दोनों एक दूसरे को बना रहे हैं। अब लेकिन तुम पूछोगे पहले कौन? और एक्चुअली जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होता है, और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड वहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो सर फिर इसको अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं? तो जैसे जैसे हमारी कहानी आगे बढ़ती जाएगी तो वहां पे आपको थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें लगेंगी, बट वो बहुत आगे जाके, है ना? अब आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी दे रखी है, न्यूटोनियन फिजिक्स अलग से है, तो बहुत सारे आंसर्स अपन को मिलते हैं, बट ठीक है, हमारा जो पार्ट है वो देख लेते हैं। तो पहला पार्ट जो चलेगा बच्चा, चार्ज को रेस्ट पे रखेंगे पहले 2 चैप्टर में। उसके बाद जो चैप्टर आएगा उसमें चार्ज को दौड़ाना शुरू करेंगे, समझ गए क्या? तो उसके बाद जब चार्ज को दौड़ाएंगे तो हमारे पास चैप्टर आ जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी,
अरे चार्ज दौड़ेगा तो करंट बनेगा। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म, उसमें भी यही पढ़ेंगे। चार्ज दौड़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, एक वायर की वजह से, एक रिंग की वजह से, समझ रहे हो क्या? तो जो पहले में पढ़ेंगे ना, जो ग्रेविटेशन में पढ़ते थे, सेंटर ऑफ मास वगैरह में भी हमने तो डेरिवेशन करा होगा हल्का फुल्का ही सही, याद आ रहा है क्या? वैसी चीजें चलेंगी, मैग्नेटिज्म चैप्टर आएगा तो भी वही चलेगा। ठीक है, तो ओवरऑल चैप्टर आसान है, अगर आप लोग स्टार्टिंग का पोर्शन पढ़े रहोगे तो चीजें यही अब मैग्नेटिज्म में भी कहीं फोर्स आ गया तो दो चार्ज के बीच का फोर्स को K Q2/R² ही लिखा जाएगा, नया नहीं आएगा। हाँ बट यहाँ पे क्या मैंने कहा, आपको यहाँ पे एटम इलेक्ट्रॉन दिखेगा नहीं, उससे जो हो रहा है चिपकता हुआ या रिपेल करता हुआ वो सारी चीजें दिखेंगी, बट इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा लग सकता है कि सर उतना मजेदार नहीं है जितना 11th का था, पर आसान है। तो इलेक्ट्रो मतलब ही क्या होता है बच्चा, चार्ज, और स्टैटिक मतलब क्या होता है, रेस्ट। तो अभी जो हमारा पढ़ाई चलेगा वो पूरा पढ़ाई इसी पे चलेगा कि कोई चार्ज रेस्ट पे होगा तो वो क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, फील्ड बनाएगा, फलना डिलना, यही सब चलेगा। थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन में समझते हैं। अच्छा ठीक है, चार्ज स्टैटिक, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। ठीक है, क्या है सब थोड़ा टाइम पास वाली चीजें देख लेते हैं। तो बेसिकली अपन कहते हैं कि एटम का जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, सेंटर में बैठा होगा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है भाई, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। अरे प्रोटॉन, ये सब बातें पता है ना, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पे अपन कंसीडर करते हैं कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे नेक, है ना। अब फंडामेंटल पार्टिकल्स किसको बोलते हैं? अरे बायोलॉजी में फंडामेंटल सेल को क्या बोलते हो, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड क्या बोलते हैं, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ऐसे ही बड़े हो ना, कि कुछ भी ले लो तो सबसे छोटा सेल होगा, सारे सेल्स कंबाइन होके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू कंबाइन होके ऑर्गेन्स बनाते हैं, है ना। और कोई फंक्शन अगर हो रहा होता है तो सेल के अंदर ही बैठा हुआ है ना, रे माइटोकॉन्ड्रिया, फलना गोल्जाई, पता नहीं क्या क्या जो भी है, तो वो सारे रिदम में एक साथ काम करते तो लगता है एक टिश्यू काम कर रहा है, और सारे टिश्यू एक रिदम में काम करते तो इसीलिए ना स्ट्रक्चरल, किस चीजें बनी भी सेल से हैं, तो बायो पढ़ाने लगा मैं, है ना। और फंक्शनल का कि फंक्शन परफॉर्म कौन कर रहा होता है, सेल ही ना कर रहा होता है बे, तरीके। अरे जो 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 हार्ट है जो पुक 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 कर रहा होगा, तो भैया वहां कौन है? अबे टिश्यू से ही तो बना होगा ना हार्ट का ऑर्गन, तो वो पक पक कर रहा है तो कर कौन रहा है एक्चुअल में, सेल ही कर रहा है ना यार। चलो, तो उसी तरह अगर पर नॉन लिविंग, कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को उठा रहे तो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। अबे मिट्टी को पकड़ के से मार दो तो झूरा नहीं हो जाएगा, फूक दो, तो बना किससे है भाई, छोटे छोटे पार्टिकल से ही बना हुआ है। उसी को क्या कह दिया सर, एटम कह दिया। अब जैसे वहां सेल के अंदर पढ़े थे ना, गोल्जाई एपरेटस, और क्या था, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, ये सब था ना कुछ कुछ। वैसे ही यहाँ पे क्या है, यहाँ ज्यादा तामझाम नहीं है, सिक्स वाले थोड़ा भरोसा नहीं करते ज्यादा चीजों पे। तो अंदर में क्या रहा भैया, न्यूक्लियस, बाहर कौन घूम रहे देख रहे हो। अब देखो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन, हम भले ही बोलेंगे हाँ भाई एक चार्ज रेस्ट पे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता है ना, आगे चल के आप पढ़ोगे कि भैया एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, हम पढ़ेंगे कि चार्ज पार्टिकल ऐसे जाएगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड का कुछ और डायरेक्शन होगा, ऐसे जाएगा तो कुछ और होगा। और इसमें तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बेटा हर तरफ दिखाई दे रहा है ना, अरे कुछ ऐसे भी घूम रहा है, कुछ ऐसे भी घूम रहा है। तो अब ये जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है ये भी मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता होगा, लेकिन एक मैग्नेट जो मान लो पहला इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम के इधर मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, तो दूसरा ऐसे घूम के, तो मैग्नेटिक इफेक्ट यहाँ पे हमको दिखाई नहीं दे पाता है, समझ गए क्या, ऐसी चीजें चलेंगी। ठीक है, तो अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग बच्चा, ये जो इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, इनको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है क्या, अरे इसी से ना एटम बना है तो इसी को ना बोलेंगे फंडामेंटल पार्टिकल। ठीक है क्या, चलो। तो न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन, अच्छा प्रोटॉन पे अपन पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं, और न्यूट्रॉन पे अरे न्यूट्रल रहता है, नेगेटिव नहीं रहे, न्यूट्रल रहता है। और पूरा जो मास होता है किसी भी एटम का कहाँ पे कंसंट्रेटेड होता है, न्यूक्लियस पे, है ना। पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो रहता है वही डिसाइड करता है कि किसी एटम का कितना मास होगा। वैसे हम ये केमिस्ट्री का पार्ट, हम उतना नहीं जाएंगे, हम इतना समझ में आता है सर, बाहर इलेक्ट्रॉन देख रहे हो क्या मस्त शक्ति, अच्छा तुम लोग कहाँ शक्तिमान देखे हो, ठीक है, अच्छा देखे हो, सोन परी है, ये तेरा जीभ काहे बाहर निकल जा रहा है, चलो। हाँ शकल का बूम बूम, ठीक है ठीक है ठीक है। टाइप्स ऑफ चार्ज को थोड़ा जल्दी जल्दी निपटाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, खुश होते जाओ, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज। ठीक है क्या, कहाँ लिखा है न्यूट्रॉन नेगेटिव, नो चार्ज लिखा हुआ है रे,
न्यूट्रल, ठीक है, ओके। एक इलेक्ट्रॉन में भैया कुछ लिखा है क्या? बढ़ते जाना। आह, बस बस ठीक है, आगे आ जाओ, इधर आ जाओ। ये प्लस माइनस अट्रैक्ट करता है ना, बढ़िया बढ़िया एनिमेशन है, देख के खुश होते जाओ। प्लस प्लस रिपेल, इतनी बातें हमें पता है, ठीक है, बस निकालते जाते हैं। माइनस माइनस भी, शुक्र है। और ये कुछ, हाँ, एवरी बॉडी, इजी बॉडी, वाह वाह वाह। एवरी बॉडी हैज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। मान लो हमारे पास कोई स्फेरिकल मेटल बॉल है। अच्छा, अगर तुम अंदर में दूरबीन लगा के, माइक्रोस्कोप है रे, तो माइक्रोस्कोप लगा के देखोगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, समझ गए क्या? अरे अरे, कोई मेटेलिक बॉल लोगे तो क्या होगा, बहुत सारे एटम ही तो होंगे। क्यों भाई? अरे यहाँ से एक स्किन ऐसे निकाल के देखो तो अंदर जाके सेल ही दिखेगा ना रे। हाँ, तो वही ऐसे देख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है इसको, एटम दिखाई दे रहा है, ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। बढ़िया। अब देखो चार्जिंग ऑफ बॉडी। अब एक्चुअल में क्या होता है कि किसी भी, अगर आप एटम को उठा रहे हो या मान लो किसी मेटेलिक बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट को उठा रहे हैं, तो पहले वो कैसा रहता है, न्यूट्रल रहता है। तो न्यूट्रल रहने का रीजन क्या है, सिंपल सा, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ओवरऑल उसके ऊपर चार्ज कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, बात खत्म। तो अगर हम किसी बॉडी को चार्ज करना चाहते तो उसके लिए क्या कंडीशन हो सकता है? तो बोलोगे सर, जितने पॉजिटिव है और जितने नेगेटिव है उनके बीच में अगर डिफरेंसेस रहेगा तो बॉडी चार्ज है, डिफरेंस नहीं रहेगा तो चार्ज, ठीक है क्या? तो जैसे यहाँ पे कुछ लिखा है क्या? चलो लाल वाला दिख रहा है क्या, देखो 5 को गोला, ठीक है क्या? 5 को प्रोटॉन, अरे बुल्लू वाला भाई साहब। तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, अरे इस पे नेगेटिव कंसीडर कर रहे हो, इस पे तो ओवरऑल चार्ज कैसा रहा? तो ये भाई साहब एटम अभी कैसा है, न्यूट्रल है, तो कैसे ये चार्ज होगा? अब देखो, न्यूक्लियस नहीं टूटता है। हाँ, हम लोग न्यूक्लियर फिजन पढ़ेंगे, रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे 12वीं कक्षा में ही, कुछ समय के बाद, सॉरी अगला महीना या अगले महीने के 15 तारीख के बाद, तो वहां पे चीजें आएंगी। तो न्यूक्लियस का टूटना नॉर्मल कंडीशन में पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है क्या? वो जो बहुत हैवी एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं के टूटते हैं, खुद से टूटते हैं तो रेडियो एक्टिव अपन कहते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट फलना डिलना, वहां पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल सर, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है तो जितने उसके पास नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ओवरऑल न्यूट्रल है। और हमें समझ में आता है कि सर, अगर आप चाहते हो कि कोई ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाए तो उसके लिए कंडीशन क्या है? अब देखो, न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अंदर बैठा है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस तो टूट नहीं सकता, तो बचा कौन? अरे कोई केमिस्ट्री में कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो न्यूक्लियस जाके उसके साथ बॉन्ड बनाता है, कौन बॉन्ड बनाता है? अरे इलेक्ट्रॉन ही रहता है ना यार, कई बार ट्रांसफर होगा, कई बार शेयरिंग होगा, यही सारी बातें चलती हैं। तो किसके पास कैपेबिलिटी है मूव करने की? तो इलेक्ट्रॉन के पास है। अरे वही तो बाहर लटका हुआ है। अरे सर से तुम्हारे बाल झड़ता है ना, कि ये झड़ के हाथ झड़ उड़ के गिरने लग पड़ता है, यही है एक। चलो आगे आ जाओ। तो टूट कौन सकता है बच्चा? तो इलेक्ट्रॉन ही है जो किसी ऑब्जेक्ट से टूट के दूसरे पे जा सकता है। अब जान लो, जिससे टूट के गया वो खुद क्या गरीब हो गया, मतलब पॉजिटिव चार्ज हो गया, और जिसपे जाएगा उस पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है क्या? थोड़ा थोड़ा इंट्रो है, फटाक फटाक निपटाते हैं। और 5 तो न्यूट्रॉन, ये तो न्यूट्रल है। अब जो न्यूक्लियस के अंदर जो पैक, उनसे तो टेंशन ही नहीं है अपन को, वो नहीं टूटने वाला है। चलो, देखा 2 को निकला गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन भाई साहब निकले तो उसके ऊपर कितना को चार्ज डेवलप हो जाएगा? अरे 2 को प्लस डेवलप हो जाएगा, कैसे? 2 गए, 2 को प्लस, ठीक। अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है जबकि प्रोटॉन अभी भी 5 है, तो और न्यूट्रॉन 5 है, तो बॉडी कैसा हो गया, पॉजिटिव चार्ज, समझ गए क्या? अच्छा, और एनिमेशन क्या, देखते जाओ फटफट। मान लो, अरे दिख रहा है लाल गोला, अच्छा यहाँ भी दिख रहा है, 7 गो है, बहुत बढ़िया। 5 गो प्रोटॉन अब 5 गो न्यूट्रॉन, तो नेगेटिव चार्ज, अरे पहले था ना यार 2, मान लो किसी और पे चला गया तो जिस पे जाएगा नेगेटिव चार्ज होएगा, ठीक है। अभी सब फटाक फटाक करते हैं, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, सुने हो क्या? अब यार देखो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना यार, देखो इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कि तू फूक मारेगा चार्ज हो जाएगा, ऐसा थोड़ी। देखो 10-15 वो झड़ के गिर गया, ऐसा नहीं होता होता है ना। क्यों भाई? अब जैसे हम कह रहे कि मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है ए, बरोबर है क्या? कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है बच्चा बी, या फोटो तो दिया होगा शायद, ए, तो मैं क्यों लिखूं? हाँ जी भाई साहब, देखो ये वाला सबने किया है मेरे ख्याल से बचपन में, है ना? ये देखो इस टाइम ने बालों में रगड़ा, ये टचाक टचाक टचाक, बहुत बढ़िया। देखो इलेक्ट्रॉन झड़ गए होंगे कुछ। अच्छा आ गया क्या? चलो समझा देते हैं, ठीक है ठीक है।
अरे जैसे स्केल है, ठीक है क्या? देखो मैं तुम्हें ऐसे बताता हूँ। जैसे मान लो बच्चा, कोई ऑब्जेक्ट ए है, कोई ऑब्जेक्ट बी है, ठीक है क्या? ए बी किससे बना होगा? एटम से। अरे कोई भी ऑब्जेक्ट उठा लो भाई साहब, एटम से ही तो बने होंगे। बी भी किससे बना होगा? अरे एटम से ही बना होगा। अब एटम से बना होगा तो जाहिर सी बात है इसके पास क्या होगा? अरे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसके पास भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स ही होगा। ठीक है क्या? अब ना थोड़ा सा आपको, अच्छा चलो आगे बताते हैं। यहां पे क्या होता है कि अब इलेक्ट्रॉन्स तो है यहाँ पे, ठीक है क्या? अब ये, जैसे अगर हम कह रहे हैं कि मान लो अगर हम तुम्हें फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, तो अगर मुझे रिप्लेस करना है तो मेरे से अच्छा पढ़ाने वाला आएगा तभी तो रिप्लेस होगा, वरना बवाल ही होगा। क्यों भाई? लॉजिक है ना, सिंपल सा। तो कम से कम मेरे बराबर का तो चाहिए ना, या तो अच्छा या तो बराबर का, तभी रिप्लेसमेंट है, वरना नहीं है। तो अब इलेक्ट्रॉन भी ऐसी थोड़ी कि तुम फूंक मारोगे उड़ जाएगा। तो अब मान लो जब इलेक्ट्रॉन यहां पर है तो भाई साहब इसके पास कुछ एनर्जी होगा, अरे किसी ने तो पकड़ रखा होगा। अब जैसे मान लो अगर इसको बाहर निकालना है तो क्या देना पड़ेगा बाहर से? अरे एनर्जी देना पड़ेगा, और कैसे निकलेगा इलेक्ट्रॉन? तुम यहाँ पढ़ रहे हो, तुम कहीं डेमो लेने गए, वहां अच्छा लगेगा तब तो यहाँ से छोड़ के वहां जाओगे कि इसी चल जाओगे? अरे अच्छा लगना चाहिए ना भाई। यहाँ पे अपनी पहले से बॉन्ड बनी हुई है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। अगर अब हमें पता है कि कोई बॉडी को अगर चार्ज होना है तो कैसे होगा सर? इलेक्ट्रॉन को निकल, प्रोटॉन नहीं निकलेगा। काहे? न्यूक्लियस के अंदर बैठा हुआ, वो नहीं टूटता है। अब यही मान के चलो नहीं टूटता तुम्हारे हिसाब से, आगे चल के टूटता है। हाँ जी भैया टूटता है, पढ़ेंगे एक न्यूक्लियस नामक चैप्टर, ठीक है? तो अब अगर इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना है तो क्या चाहिए? अरे सर एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी ट्रांसफर करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अरे कुल मिला के इस इलेक्ट्रॉन को अपन को क्या देना है? एनर्जी। अगर एनर्जी इसको मिल गया सफिशिएंट तो टूटेगा, समझ गए क्या? नहीं मिला तो नहीं टूटेगा। अब जैसे मान लो ये ए है, बी है, तो क्या सबका लक्षण एक जैसा ही होता है? अरे तुम लोग सबका कैरेक्टर एक ही जैसा है यार भाई। कोई जल्दी बुरा मान जाता है, कोई लेट से बुरा मानता है। क्यों भाई? रहना ऐसा, बोल ले कुछ। हाँ ठीक है। तो मान लो दो जमूर है, इसको भी गरिया रहे, इसको भी गरिया रहे। तो एक बात बताओ सब, अब मान लो ये इसकी सहन शक्ति कम है, तो पहले रोना शुरू कर देगा उसकी। जैसे दो लोग आपस में नहीं लड़ाई कर रहे होते कई बार, ऐसे लड़ाई के पहले मुंह से चल रहा होता है और एक फिर भयानक चिढ़ने लग पड़ता है, तो दूसरा डोमिनेट करते हुए चला जाता है। ठीक है ठीक। तो अब इलेक्ट्रॉन को तुमने एनर्जी दी, और अब एक बात बताओ, इन दोनों को पकड़ के घिस रहे होंगे, तो मेरा मैकेनिकल एनर्जी कहाँ जा रहा है? चांद पे। अबे हाथ पे घिसते तो गर्माहट फील होता है ना भाई। तो अगर दो ऑब्जेक्ट को पकड़ के घिस रहे होंगे तो हमारी एनर्जी उन्हीं के पास तो जा रही है। अब उनके पास मतलब किसके पास जा रही है? इलेक्ट्रॉन के पास जा रही है। समझ गए क्या? तो जैसे मैंने कहा कि इस इलेक्ट्रॉन ने डिमांड रखा कि भैया मुझे 2 खोखा चाहिए, अरे मान लो 2 जूल एनर्जी चाहिए, तब हम यहाँ से हिलेंगे। और इसकी डिमांड है कि भाई साहब इसके वाले देखो, सबके अलग अलग लक्षण होते हैं भैया। ये अलग एटम, ये अलग मटेरियल, अलग मटेरियल है, तो इसके एटम का कैरेक्टरिस्टिक अलग होगा, इसका अलग होगा। इसने कहा भैया हमें 4 जूल चाहिए, अरे कुछ समझ रहे हो क्या? तो अब दोनों को घिसना शुरू करेंगे तो पहले 4 जूल आएगा कि पहले 2 जूल आएगा? अरे आएगा ना यार। तो जैसे हम घिसना शुरू करा तो धीरे धीरे हमारी एनर्जी किसको मिलते गई? अरे इलेक्ट्रॉन्स को मिली। तो मान लो सबसे जीरो से हम जैसे ही 2 जूल पे पहुंचेंगे वैसे ही क्या होगा? अरे इसका इलेक्ट्रॉन टूटना शुरू हो जाएगा। समझ गए क्या? तुम्हारी शक्ल पकड़ के जमीन में घिस देंगे तो क्या होगा? तुम्हारा घिसाएगा, रोड का घिसाएगा? अरे चलो। ठीक है क्या? तो अब ये इलेक्ट्रॉन अगर भाई साहब टूटेंगे तो किस पे जाएंगे? रगड़ इसको रहे तो इसी पे जाएंगे। तो अगर इस पे चले गए तो ये कैसा चार्ज हो गया, और ये कैसा चार्ज हो गया? समझ गए क्या? तो इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव जनरेट। लेकिन अब तुम बोलोगे सर इस वाले एक्सपेरिमेंट में हम घिस किसको रहे थे? स्केल को घिस रहे थे। कहाँ घिस रहे थे? बाल में घिस रहे थे। तो चलो हमने मान लिया कि इस स्केल में से कुछ इलेक्ट्रॉन झड़ गए, तो इस स्केल में थोड़ी देर के लिए मान लो कि पॉजिटिव चार्ज आ गए। मान ले, ऐसे मान ले पॉजिटिव चार्ज आ गए, ठीक है क्या? अब तुम कहोगे सर लेकिन आप जो हम बचपन में एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें पेपर को लेकर आते, पेपर को तो कहीं घिसे ही नहीं थे। ये तो समझ लिए कि सर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो अट्रैक्ट करता है, बरोबर है कि नहीं है? अब लेकिन जो आप यहाँ पे पेपर का टुकड़ा लेकर आए उसको तो कहीं घिसा ही नहीं है, तो घिसा तो केवल स्केल को था, तो फिर कहाँ अट्रैक्ट कर रहा है? सोचा ही नहीं आज तक, है ना? पेपर है रे, नॉन मेटल है। हाँ भाई बताओ, बहुत पढ़े हो ना तुम लोग। ऐसा कहा है? एक घिसा पेपर को था क्या बे? सिर्फ इसको नहीं घिसा तो फिर कैसे हो गया? हाँ। तो ये भैया पेपर जो है, अरे सुनो रे, सब छोटी छोटी बातें हैं, किसी के मजे भी ले सकते हो तुम लोग। चलो देखो, तो पेपर कैसा है भैया? अरे नॉन कंडक्टिंग है।
तो नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग में डिफरेंस क्या होता है? कंडक्टिंग जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंडक्टर इससे नहीं डिसाइड होता है कि किसके पास इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन तो कोई भी एटम उठा लो, मतलब कोई भी मटेरियल, प्लास्टिक उठाएंगे वो भी एटम से ही बना होगा, और जिसके पास एटम उसके पास तो इलेक्ट्रॉन्स रहेगा ही ना यार। तो इलेक्ट्रॉन से नहीं डिसाइड होता कि वो कंडक्टिंग होगा कि नॉन कंडक्टिंग होगा, वो किससे डिसाइड होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन से डिसाइड होता है, ठीक है क्या? अब पेपर, मतलब एक तरफ बिजली का तार आ रहा है, इधर बीच में पेपर लगा देंगे और इधर बिजली का तार लगा देंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगा क्या? अब क्या पेपर अगर मान लो बना हुआ है किसी एटम से बना होगा? अरे अब ये मत कहना सर ये तो वो वाला पेपर है जो पेड़ की खाल से, उसमें तो सेल्स होंगे। तो पॉलिस्टर वाले भी पेपर तो क्लासमेट वाले हैं ना, उसमें कई बार लिखा रहता है कि हमने पेड़ बचाए। पढ़ेगा कभी? क्लासमेट की कॉपी सुने हो गया? उसका बहुत छलकौआ छलकौआ रहा वो पेज, है ना? वो उससे नहीं बनता है, ये पॉलिस्टर टाइप की चीज होती है, उतना मुझे नॉलेज नहीं, बट ऐसे ही कुछ रहता है। वापस आते हैं, तो हमारा तो टॉपिक नॉन कंडक्टर है। तो नॉन कंडक्टर के केस में क्या होता है बच्चा? पोलराइजेशन होता है। क्या होता है? पोलराइजेशन। देखो दो टर्म होते हैं, एक होता है इंडक्शन, एक होता है पोलराइजेशन। तो जो नॉन, तुम लोगों ने केमिस्ट्री में पोलराइजेशन वर्ड ज्यादा पढ़ा होगा, याद है? हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह पढ़े हो थोड़ा बहुत, तो वहां तुम लोग पोलराइजेशन वर्ड यूज करते हो क्या? HCl, तो Cl पे ज्यादा नेगेटिव, H पे पार्शियल पॉजिटिव, तो H और Cl क्या मेटल हो जाते हैं? तो वहां इंडक्शन, अभी इंडक्शन हम लोग पढ़ेंगे, तो पोलराइज कहां पे वर्ड यूज किया जाता है? नॉन मेटल के केस में, नॉन कंडक्टिंग के केस में। कुछ समझ पा रहे हो क्या? होता क्या है, देखो, ये मान लो हम यहाँ पे जो स्केल लेकर आए थे ना, इस ससुरे के पास मान लो नेगेटिव, सॉरी, इलेक्ट्रॉन लूज किया ना, तो इस पे मान लो कैसा चार्ज आ गया बच्चा? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है क्या? अब तुम बोलोगे कि सर यहाँ पे जैसे वैसे मीडियम में ज्यादा समझ में आता है, बट फिर भी मैं आपको ऐसे समझाने के लिए बता देता हूँ। पेपर के केस में, अब इसके अंदर मतलब जो पेपर है, पेपर के अंदर भी क्या होगा? एटम्स होंगे और इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना? अरे एटम से बना हुआ है, तो सेंटर में न्यूक्लियस। और स्ट्रक्चर कैसा होगा? जैसे आप समझ लो ऐसे करके न्यूक्लियस होता है और ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड होता है। समझ क्या? सेंटर में न्यूक्लियस। अब ऐसा नहीं दिखाई देता है बीच में ऐसा न्यूक्लियस रखा हुआ, ये क्लाउडी सा ही रहता है अगर जाके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो, ठीक है क्या? तो ऐसे क्लाउड टाइप से होता है, ठीक है क्या? और सेंटर में बच्चा कौन बैठा हुआ रहता है? पॉजिटिव, न्यूक्लियस का पॉजिटिव। और बाहर में कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन्स का ऐसे क्लाउड क्लाउड क्लाउड, ठीक है क्या? कंडक्टर के केस में क्या होता है बच्चों? अभी हम इंडक्शन पढ़ेंगे जस्ट इसके बाद, कि अगर कंडक्टर होता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटर सरफेस पे आ जाते हैं, नहीं समझे? सरफेस पे आ जाते हैं, ठीक है? बट जब हम लोग पोलराइजेशन पढ़ते हैं किसके केस में? नॉन कंडक्टिंग केस में। इसमें क्या होता है कि जो तुम्हें क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं ना ऐसे करके, अगर मान लो यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो वो इन क्लाउड्स को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। कुछ समझ पा रहे हो क्या? ये इनको अट्रैक्ट कर रहा है। तो जब ये इनको अट्रैक्ट करेगा ना, तो इसका शेप कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो ये जितने भी है ना ये नेगेटिव वाले, ये सारे एक तरफ ऐसे इकट्ठे होने लग पड़ेंगे। कुछ समझ रहे हो क्या? अच्छा बताओ, इस पॉजिटिव को ये पॉजिटिव क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो इसके पॉजिटिव वाले को उसने रिपेल करा तो ये थोड़ा पीछे चला गया। कुछ समझ पा रहे हो क्या? और क्लाउड्स को अट्रैक्ट करा तो इधर आ गया। तो क्या यहां से ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कभी उस पर जा सकता है? सर कभी नहीं जा सकता है। इलेक्ट्रॉन कभी जंप करके जा ही नहीं सकता है। क्यों? सर नॉन कंडक्टर है ना, यहां इलेक्ट्रॉन फ्री थोड़ी है जो चला जाएगा। है तरीके नहीं समझे? अरे फ्री नहीं है जो चला जाएगा। समझ पा रहे हो? खत्म है रे तुम लोग। फ्री नहीं है, कुछ समझे क्या? बस खिंचा जाएगा। समझ गए क्या? तो यहां पे देखो, अगर नेगेटिव एक तरफ आ गया और इसको, और एक तरफ क्या आ गया बच्चा? पॉजिटिव। इसको फिजिक्स में हम लोग कहेंगे डाईपोल। डाईपोल, ठीक है क्या? डाईपोल। एक सेकेंड ना। हाँ जी। कुछ समझे क्या बच्चा? तो क्या इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा? क्या इलेक्ट्रॉन उठ के सरफेस पे आया? चुप, तुम लोग डिफरेंस नहीं समझे। अरे वो क्लाउड जो था ना, वही क्लाउड ऐसे सेपरेट हुआ है। और कंडक्टर होता तो उ, उड़ के सरफेस पे आता, सरफेस पे आता। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है क्या? तो अब समझे क्या कि अब इसको लेके तो क्या, अब समझे? पॉजिटिव वाला इसको अट्रैक्ट कर रहा था, इसलिए पेपर चिपक जात है। क्लियर है?
तो ये अच्छा, तो देखो इतना तामझाम की जरूरत नहीं, कुल मिला के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, समझ गए क्या? नहीं समझे? तो चार्ज कौन हुआ? पेपर चार्ज हुआ कि स्केल चार्ज हुआ बे? हाँ, काहे की एनर्जी देके इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दिए थे, बहुत बढ़िया। अब देखो इसीलिए मैंने वो टॉपिक पढ़ा है, देखो यहाँ कंडक्शन आ रहा है। देखो पहली बात तो क्लियर रखो, कंडक्शन से कभी कोई ऑब्जेक्ट चार्ज नहीं होता है। कंडक्शन क्या होता है बच्चा? ये कोई मान लो न्यूट्रल, ये कंडक्टर है, मतलब ये कोई हमने मेटल ले रखा है, ध्यान रखना, कंडक्टर जिसके पास क्या है बोलो? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है क्या? अब जैसे मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट को उठा के किसी कंडक्टर, यहां देखो बाई कंडक्शन, ठीक है, तो अब ये है तो न्यूट्रल, तो न्यूट्रल है, अगर आप इस पॉजिटिव को लेकर आओगे ना, तो इसके, हाँ देखो जो पास लेकर आया, अच्छा ये कंडक्शन है, सॉरी इंडक्शन नहीं है, कंडक्शन है तरीके, सॉरी, वापस आ, हाँ जी, कंडक्शन देखो बच्चा ऐसे करके टच कराना होता है, ठीक है क्या? और ऐसे, अच्छा एक बात बताओ, गरम तावा उठा के तुम्हारे हाथ में डाल देंगे तो क्या होगा? कंडक्शन। तो क्या हुआ, हमारा हाथ ठंडा था, खत्म आदमी, और जो तावा था वो गर्म था, तो हीट क्या होगा, गर्म से ठंडे की तरफ फ्लो, तभी ना, अगर फ्लो ना करता होता तो, जैसे 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 ताबा हुआ में पीछे लगल रहता है कुछ कुछ, तो उसमें नहीं ट्रांसफर हो पाता ना, तभी तो पकड़ पाते हैं यार, क्यों बे, होता है ना? या जब कढ़ाई चढ़ा हुआ रहता है तो बढ़िया बढ़िया सा कपड़ा उपड़ा बढ़िया लेके नहीं पकड़ रहे होते हम लोग, तो उसमें कंडक्शन प्रोसेस अच्छा नहीं चल रहा होता है, समझ गए क्या? होता है ना। और कई बार खाना बनाते, मान लो सब्जी वब्जी बना रहे हैं और कलछुन अगर उसी में छूट जाता है, फिर छूने जाता है तो गर्म सा लगता है कि नहीं, शायद, तो क्या कैसे गर्म हो गया वो? आग पे रखा हुआ था वो, आग पे तो कढ़ाई था ना बे, तो कढ़ाई गर्म हुआ, और ठंडा कौन था? अरे चिमटा रे भाई साहब, तो टच क्या दूर रखे रखे गर्म हो जाता है, रखना पड़ता है ना भाई। चलो ठीक है, तो चार्जिंग बाई कंडक्शन। अब एक बात बताओ, अब यहाँ पे ना थोड़ी थोड़ी बातें कर, देखो फ्लो करने की कैपेबिलिटी किसके पास है? इलेक्ट्रॉन के पास ही है। तो अब तुम ऐसे समझो कि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स कम है, अरे पॉजिटिव वाले के पास इलेक्ट्रॉन्स कम है भाई, ठीक है क्या? और ये न्यूट्रल, न्यूट्रल के पास जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, ठीक है क्या? तो अब बताओ इन दोनों में किसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसके पास किसके पास? न्यूट्रल के पास ज्यादा है ना यार, ये तो पॉजिटिव, तो बेचारा गरीब है, तो क्या करेगा अभी ये? दोनों को टच कर दिए ना, और दोनों कैसे, कंडक्टर है, कंडक्टर, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान चलता है, नॉन कंडक्टर में नहीं चलता है। तो अब ये क्या करेगा बच्चा, अपना इलेक्ट्रॉन, तो ये अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन अगर मान लो इसने इसको दिया तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा? प्लस, एक और इलेक्ट्रॉन दिया तो एक और, प्लस एक और दिया तो, और ये प्रोसेस कब तक चलेगा? जब तक दोनों बराबर ना हो जाए, समझ गए क्या? अरे तुम भिखारी हो, हम अमीर है, मेरे पास 100 रुपए है, तो दान तब, अगर तुमको हम 1 रुपए देंगे तो मेरे पास 99 होगा ना भाई, तो मैं कब तक दान दे पाऊंगा तुझे? ज्यादा ज्यादा 50-50 तक, कि वो भी देके भिखारी बन जाए पूरा, फिर तुम दोगे हमको? चलो, ये समझिए क्या? तो मान लो अगर हम कह रहे हैं कि भाई इसके ऊपर +10 Q चार्ज था, और इस पे कितना चार्ज था शुरू में, तो दोनों को अगर कंडक्टर के से टच करा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, दोनों में बराबर बराबर बांटना है ना, तो क्या बोलोगे? सर एक पे था +10 Q, एक पे था 0/2 कर दो, तो दोनों पे कितना आ गया? +5 Q, +5Q, कुछ समझे क्या? अरे 10 का आधा बराबर और बांट, ठीक है, बढ़ गया ना रे, कुछ समझे क्या? ये दिमाग में रहेगा ना? अच्छा जैसे मान लो अगर मैंने ऐसा कह दिया कि यार एक बॉडी ए था, थोड़ा ध्यान रखना है ना, एक बॉडी बी था, इस पे था मान लो बच्चा -12 कूलम चार्ज, इस पे था मान लो -14 कूलम चार्ज, अच्छा प्लस लिख दिया, चलो +14 ही ले लेते हैं। तो अगर इन दोनों को एक वायर से कंडक्ट कर दिया जाए, कंडक्टिंग वायर से, अरे कंडक्टिंग रहेगा तब तो फ्लो करेगा, तो अब बताओ कौन ज्यादा अमीर है, ये कि ये? अरे इलेक्ट्रॉन्स के पास ज्यादा है ना भाई साहब, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होगा वो किधर से किधर होगा, ठीक है? और दोनों कंडक्ट कर दिया तो दोनों में बराबर बराबर चार्ज बांट दो, तो बराबर बराबर बांटने का मतलब क्या हुआ, -12 प्लस +14 ÷ 2 कितना? अरे एक रे, +1 +1, कुछ समझे क्या? अरे मतलब कुछ मत क्या करो, सीधा तरीका क्या है, Q1 + Q2 ÷ Q, यही दोनों पे चला जाएगा, इस पे भी और इस पे भी, मान लो इसको स्मॉल q बोला तो इस पे भी स्मॉल q, इस पे भी स्मॉल q, समझ गए क्या? अगर इस पे चार्ज होता Q1 और इस पे चार्ज होता Q2, तो दिस इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन कंडक्शन वाला फिनोमेनन किस में काम कर रहा है? कंडक्टर के लिए, कंडक्टर के लिए, कंडक्टर के लिए, कंडक्टर के लिए, ठीक है क्या? हाँ जी, इंडक्शन।
देखो बच्चा, इंडक्शन की कहानी फोटो है क्या कुछ? और है, और है। चलो बना ही दिए साथ। देखो क्या होगा, जैसे मान लो ये हमारे पास कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मैं पीछे चलता हूँ। हाँ देखो, तो और ये हमारे पास कोई नेगेटिव चार्ज आ सकता है ना। अरे जैसे इलेक्ट्रॉन लूज किया था तो पॉजिटिव बना, तो जिसपे गया होगा वो कैसा बन गया होगा, नेगेटिव बन गया होगा। तो किसी नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को अगर हम किसी न्यूट्रल के पास लेकर आएंगे, ये बेटा कंडक्टर है, ध्यान रखना। ये क्या है? कंडक्टर है। तो कंडक्टर में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स अंदर में घूम रहे होंगे ये कहां पे इकट्ठे हो जाएंगे? सरफेस पे। क्यों इकट्ठे हो जाएंगे? क्योंकि यहाँ पे किसको लेकर आ रखे हम लोग? नेगेटिव चार्ज को। तो नेगेटिव वाला क्या करेगा इसको? किसको? पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट करा। यहाँ पोलराइजेशन नहीं हुआ है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स उड़ के सरफेस पे आ गए। समझ गए क्या? इकट्ठे हो गए कहां पर? क्लियर है क्या? अब सरफेस पे अगर इकट्ठे हो गए हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स के पास कैपेबिलिटी है कि ये टूट भी सकते हैं, मूव कर सकते हैं। कुछ बात समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि ये कंडक्टर है ना, और कंडक्टर का इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव होता है, जरूरत पड़ने पे बाहर भी निकल सकता है। ज्यादा एनर्जी दे दिया तो अभी आगे चल के हम पढ़ेंगे, हीट देंगे तो निकल जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे तो निकल जाएगा। मतलब ये जो तुम्हें चार्जेस दिखाई दे रहे हैं ये मूवेबल है। हाँ, प्लस चार्ज मूव नहीं करता है। ये तो बोला न्यूक्लियस के वो पॉजिटिव इस। अच्छा एक बात बताओ, चार लोग हैं, ठीक है क्या? चार लोग के आगे एक गड्ढा है, एक दो तीन चार। तो जो पहला आदमी गड्ढे में जब, और मैंने कहा कि मान लो कुछ कैसे ऐसे ट्रीट करते, देखो जैसे ऐसे समझो, ये यहाँ पे चार लोग ऐसे खड़े हैं, कुछ समझना थोड़ा है ना। अब एक बात बताओ, अगर ये आदमी एक स्टेप आगे देगा तो यहाँ पहुंचेगा, तो क्या यहाँ पे ऐसे गैप नहीं क्रिएट होगा? और ये वाला जब यहाँ चलेगा तो गैप यहाँ क्रिएट होगा, और ये वाला यहाँ चलेगा तो गैप, और ये वाला यहाँ चलेगा तो बताओ आदमी चला कि ये गैप चला? चला आदमी, लेकिन लग ऐसा नहीं कि सर गैप भी चल रहा है पीछे की तरफ। कुछ समझे क्या? अरे का दो, तो क्या गोला चल जाता है क्या कि आदमी ही चला था? तो चलेगा कौन? इलेक्ट्रॉन्स ही चलता है। उसके जाने की वजह से एक वैकेंसी क्रिएट हो, जिसको तुम पॉजिटिव बोल रहे हो। समझ गए क्या? तो फ्लो करने की कैपेबिलिटी किसके पास है? कोई ऐसा तो नहीं सोच रहा सर हम पॉजिटिव को खींच लेंगे। नहीं रे भैया, वो गड्ढा है। समझ गए क्या? लोग हैं गड्ढे, गड्ढे के अंदर। तो अगर एक एक गड्ढे से वो नेक्स्ट गड्ढे में घुसेगा तो पीछे एक गड्ढा क्रिएट होगा, और उसके पीछे वाला इस गड्ढे में जाएगा तो पीछे एक गड्ढा ही क्रिएट होगा। तो ऐसा नहीं लगेगा गड्ढा पीछे की तरफ आ रहा और आदमी, लेकिन एक्चुअल में गड्ढा चल रहा था क्या? समझ गए क्या? चलो, तो यहां पे क्या होगा? तो नेगेटिव को देख के सारे इस कंडक्टर में जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो कहां पे आ जाएंगे? एक तरफ। पहले रैंडम मूव, अरे कहीं पहले क्या होता, कहीं पॉजिटिव कहीं मतलब कहीं कहीं घूम रहे होते, समझ गए क्या? पर इसको देख के, नेगेटिव को देख के सारे जो पॉजिटिव वाले होंगे वो एक तरफ, और जो इलेक्ट्रॉन है उसके इलेक्ट्रॉन, या तो ऐसे बोलो कि पॉजिटिव उठ के नहीं है, एक्चुअल में क्या हुआ, जितने भी इसमें इलेक्ट्रॉन्स थे ना सबको इसने धक्का दे दिया, तो ऑटोमेटिकली वहां क्या हो गया? पॉजिटिव क्रिएट हो गया। कुछ समझे क्या? क्यों? पॉजिटिव चलता थोड़ी है, अरे तो अपनी जगह ही है, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या है, सारे इलेक्ट्रॉन्स को आपने इधर खींच लिया तो ऑटोमेटिकली गड्ढा हो गया। कुछ समझे क्या? क्लियर है? अरे ये उठ के सारे बच्चे अगर इधर वाले इधर बैठ गए तो यहाँ खालीपन अपने आप क्रिएट हुआ ना, ये खालीपन थोड़ी चल के इधर जाएगा। समझ गए क्या? लॉजिक है कि नहीं? तुम लोग सारे अगर इस पे बैठे हो तो ये बेंच अभी खाली है, और सारे उठ के अगर इस पे आ गए तो ये ऑटोमेटिकली खाली हो गया ना। ये बेंच थोड़ी खाली वाला इधर आ गया और तुम वहीं थे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो जो भी चार्जेस थे इस मेटल के अंदर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो एक तरफ इकट्ठे हुए, तो तुम कई लोग बोल देते कि पॉजिटिव इधर चला गया, तो वो भी गलत नहीं, बात तो वही चल रही है ना। पर एक्चुअल में क्या हुआ है, सारे इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मिल गया और यहाँ क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। क्लियर है क्या? तो क्या ये बॉडी अभी चार्ज है? नहीं। क्यों? जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, तो अभी भी ये कैसा है? न्यूट्रल। हाँ, एक तरफ चार्ज ऐसे सेपरेट हो चुके हैं। ठीक है क्या? अब जो अर्थ होता है बच्चे, ये यूनिवर्सल एक्सेस, इसलिए तो धरती माँ बोलते हैं, है ना। सबकी रिक्वायरमेंट, जिसके पास ज्यादा है दे दो, और जिसके पास कम है वो हमसे ले लो। समझ गए क्या? क्यों? तो अगर हम लाके यहाँ पे बच्चा देखो ऐसे अर्थिंग कर दे, ठीक है, ये अर्थिंग का सिंबल होता है। तो अब यहाँ पे हमने देखा था ना, कौन था? यहाँ पे कौन था बच्चा? इलेक्ट्रॉन्स थे। अब फ्लो करने की कैपेबिलिटी किसके पास है? इलेक्ट्रॉन। तो सारे इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टिंग वायर से होते हुए कहाँ चले गए? क्या पॉजिटिव नहीं चला जाएगा? क्यों? अरे इसको पकड़ के नहीं रखा रही है, खत्म आदमी।
अरे इसने पकड़ के रखा है ना, ऐसे समझ लो, इस पॉजिटिव को इसने पकड़ के रखा है और इलेक्ट्रॉन को थोड़ी पकड़ के रखा है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? तो अब ये कैसा बन गया? पॉजिटिव चार्ज। तो क्या हम लोग इंडक्शन से बॉडी को चार्ज करते हैं? नहीं नहीं नहीं, इंडक्शन के बाद सर अर्थिंग करोगे तब जाके वो ऑब्जेक्ट चार्ज होएगा। क्या आपको समझ में आ रही है मेरी बात है? ठीक। A charged body is placed near a neutral conductor. Will it attract or conduct or repel? क्या होगा बताओ जल्दी। अरे एक चार्ज बॉडी है, इधर देखो, तो एक चार्ज, मान लो पॉजिटिव चार्ज ही ले लेते हैं, एक चार्ज बॉडी को हमने कहाँ लाके रख दिया, जल्दी बोलो? किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास लाके रख दिया, टच नहीं करा रहे, न्यूट्रल के पास रखा है। तो इस पॉजिटिव को देखते ही क्या होगा? कौन? इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ जाएंगे और इस तरफ हुआ। अब जैसे देखो, हमने अभी पढ़ा नहीं बट फिर भी आपको थोड़ा सा बता देता हूं। दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है बच्चा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? उनके प्रोडक्ट का। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का। तो अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, तो एक तो डिस्टेंस ये वाला है, अरे देखो रे R1, अरे पॉजिटिव नेगेटिव इनके बीच में मान लो ये फोर्स बच्चा लग रहा है F1, तो ये F1 कैसा है नेचर में? अरे अट्रैक्टिव है ना यार। अरे एक पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, दूरी R1 है मान लो, तो इनके बीच में फोर्स अभी कैसा लग रहा है? प्लस और माइनस के बीच अट्रैक्टिव लग रहा होगा। और ये प्लस और ये वाले प्लस के बीच में दूरी कितनी है? कौन सी दूरी ज्यादा लग रहा है? R1 ज्यादा लग रहा है, R2 ज्यादा लग रहा है? R2 ज्यादा लग रहा है। और देखो तो फोर्स वो क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम हो। समझ गए क्या? तो अगर मैं कहता कि ये बॉडी A है जो कि पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो B है जो कि न्यूट्रल, अरे न्यूट्रल है रे भाई, तो इनके बीच में कौन कौन से फोर्स, इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? दो फोर्स लग रहा है। एक फोर्स लग रहा है कौन सा? F1, और एक फोर्स कौन सा लग रहा है इस तरफ? F2 लग रहा है क्या? पर तुम्हें पता है ना कि F1 जो है वो बड़ा है किससे? काहे काहे की ये दूरी कम है, कुछ समझे क्या? तो ये ओवरऑल इसको क्या करेगा? ट्रैक करेगा, रिपेल करेगा। समझ गए क्या? उसी तरह अगर नेगेटिव चार्ज भी होता, तो मान लो अगर नेगेटिव होता और यहाँ पे कोई बी ले आते, ये कैसा है मान लो न्यूट्रल, तो नेगेटिव को देखते हुए सारे के सारे भाई साहब जितने भी पॉजिटिव होंगे इधर इकट्ठे हो जाएंगे और नेगेटिव वाले इधर हो जाएंगे। अब यहाँ देखो तो इनके बीच में ये दूरी कितनी है और ये दूरी कैसी है? एक माइनस एक प्लस है, तो फोर्स कैसा होगा? और एक माइनस और ये माइनस तो कैसा होगा? तो फिर से इस बी पे देखते तो दो फोर्स लगता, एक F1 और एक ज्यादा ताकतवर कौन है? F2। और F1 कैसा अट्रैक्टिव, F2 कैसा है? तो ओवरऑल क्या होगा? तो यानी हमें क्या पता चला कि सर अगर पॉजिटिव चार्ज ले लो या फिर इसके बगल में न्यूट्रल ला के रखोगे, तो हमेशा क्या करेगा ये? इसको अट्रैक्ट ही करेगा। समझ गए क्या? नहीं पक्का? ये क्या है रे? चलो, थर्मियोनिक एमिशन क्या होता है बच्चा? देखो अब देखो, हम तो जान पकड़ लिए कि सर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तभी वो बॉडी चार्ज होगा, वरना पढ़े ना बे, इंडक्शन में चार्ज थोड़ी हुआ था, इंडक्शन में तो सेपरेट हुआ था ना। नहीं रे, सेपरेट हुआ था रे, सेपरेट, फिर अर्थिंग करा था तब जाके वो बॉडी चार्ज हुआ था। अब थर्मोनिक इमिशन मतलब क्या है भैया? देखो थर्मल से बना हुआ, थर्मल मतलब क्या होता है? हीट। अरे हीट होता है ना यार। तो मान लो एक कंडक्टर लिया, समझ रहे हो क्या, और इधर से मान लो बच्चा उसको हीट करना स्टार्ट करा, तो हीट करना स्टार्ट करोगे तो इस कंडक्टर के अंदर क्या होंगे सर? इलेक्ट्रॉन्स है। और कैसे इलेक्ट्रॉन्स है? फ्री। क्या ऐसा हो सकता है कि हम प्लास्टिक को ऐसे गर्म कर देंगे तो कंडक्टर बन जाएगा? जल के खत्म हो जाएगा रे। लेकिन कंडक्टर, काहे कि उसके पास है ही नहीं फ्री इलेक्ट्रॉन, तो कोची का। अब तुम्हारे पास बुद्धि ना हो, तुम जितना मर्जी सर फोड़ ले, कुछ होने वाला है तुम्हारा? कुछ होना चाहिए ना अंदर। हाँ देखो पानी, समझ गया ना? चलो तो यार अगर अगर अपन यहां से हीट करें, तो अब इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिलेगा? एनर्जी। एनर्जी मिला और ये फुर हो गया। तो अगर ये फुर हो तो ये खुद कैसा बन जाएगा? समझ गए क्या? अरे कोई भी कंडक्टर ऐसे रहता तो इसके अंदर जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव होंगे, पर पॉजिटिव तो टूट नहीं सकता है। तो नीचे से जैसे ही हीट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स अगर इसमें से बाहर निकला, मतलब नेगेटिव चार्ज बाहर निकल गया, तो ये कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। समझ गए क्या? दिस इज थर्मियोनिक एमिशन। उसी तरह बच्चा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये तो तुम्हें थोड़ा सा पता होगा। ये भी बच्चा किस पे कर रहे हैं? अरे मेटल पे ही चल रहा है ये भी। तो जो बाहर सूरज से जो कौन आता है? सन, लाइट आ रही है, बोलते हैं लाइट इज आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, 10वीं कक्षा में पढ़े होगे, विच गिव्स अस, तो तुम फॉर्म ऑफ एनर्जी बोलते हो। फॉर्म ऑफ एनर्जी का तात्पर्य क्या होता है? इस रेस के अंदर कौन पाए जाते हैं?
फोटॉन्स, प्रोटॉन्स नहीं रे, फोटॉन्स। और ये क्या कैरी करके रखा हुआ है? एनर्जी, समझ गए क्या? और ये जब आके इस इलेक्ट्रॉन पे पड़ेगा तो ये फोटोन अपना एनर्जी किसको दे देगा? इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन को मिल गया ना एनर्जी, समझ गए क्या? तो जैसे इसको मिलेगा पार हो जाएगा तो ये खुद कैसा चार्ज हो जाएगा? समझ गए क्या? तो बॉडी अब जाके चार्ज हुआ है, ठीक है। फील्ड एमिशन ये भी वैसी ही है। फील्ड एमिशन का क्या मतलब बच्चा? जैसे मान लो यहाँ पे हमने कोई कंडक्टर ले लिया, ठीक है क्या? यहाँ पे ले लिया कंडक्टर, ठीक है क्या? अच्छा, हवाएं तेज चलती तो क्या होता है? अच्छा अच्छा अच्छा, बाल उड़ते हैं। अच्छा हाँ चलो, बाल भी उड़ता है तो एक डायरेक्शन में मुड़ जाते हैं। या लड़कियों की चुटिया तो लहराने लेते एक ही तरफ, ऐसे थोड़े तो सामने निकल के, हाँ उल्टा हवा बहे तो ऐसे जा सकता है। लॉजिक है ना यार, कॉमन सेंस है। तो देखो यहाँ पे क्या चलता है। जैसे बच्चा, अगर आगे चल के अब डिटेल में पढ़ेंगे, बट फिलहाल आप ऐसे समझो कि मान लो बच्चा यहाँ पे हम लोगों ने बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रख रखा है, ठीक है क्या? और ये हमेशा क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ गए क्या? अब इसके रास्ते में अगर कोई चार्ज, अच्छा ये पॉजिटिव से किधर की तरफ जाते हैं? नेगेटिव की तरफ, ठीक है क्या? तो इसमें हमने क्या करा कि सर बीच में ना ऐसा नहीं है कि नॉन कंडक्टर रखना है, रखना किसको है? कंडक्टर को रखना है। कंडक्टर शब्द में क्यों यूज कर रहा हूं सर? इसी के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन है तभी तो टूटेगा या निकलेगा। प्लास्टिक गर्म करके इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला जाता है ना? तो अगर ये बीच में कंडक्टर रख दिया तो इसमें क्या होगा बोलो? अरे इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना यार। अब ये पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? अरे अट्रैक्ट करेगा ना यार भाई साहब, समझे क्या? तो अब ये यहाँ पे अगर हम स्ट्रेंथ को बढ़ाते जाएंगे, मतलब हवा और तेज कर दिया, तो स्ट्रेंथ बढ़ते हैं तो एक समय ऐसा आएगा बेचारा टूट जाएगा, कुछ समझे क्या? तो जैसे ही टूट के इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा तो ये बॉडी कैसा चार्ज हो जाएगा? समझ गए क्या? तो इस तरीके से हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करत हैं, समझ गए क्या? अच्छे से आ गया समझ में? ओके, थोड़ी थोड़ी बातें फटफट कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ, अच्छा इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, कोई तकलीफ नहीं है। कैसी क्वांटिटी है बच्चा? स्केलर है, वेक्टर नहीं है, ठीक है क्या? दूसरा, चार्जेस ये भैया हम क्रिएट नहीं करते हैं कि घर में एक मशीन लगा दी और उसमें से चार्ज निकल रहा है, वो कन्वर्ट ही होगा। अभी देखा ना यार, किसी एटम या किसी ऑब्जेक्ट को हम चार्ज बनाते हैं, हम भगवान नहीं कि यहां से निकलेगा और चार्ज पैदा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो उसके लिए हम बाहर से एनर्जी देते हैं और वही एनर्जी ट्रांसफर होकर एटम में से वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, समझ गए क्या? तो उस पे चार्ज क्रिएट होता है, और निकल के किसी दूसरे पे जाएगा तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, जिसमें से निकला वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है क्या? तो चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज ट्रांसफरेबल, ठीक है, ट्रांसफर होता है। अभी देखा ना रे, नहीं हो रहा था ट्रांसफर, हो रहा था। चलो, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द मास, ठीक है। जो चार्ज है बच्चे ये कोई हवा में नहीं है, चार्ज को तो कोई कैरी करके ही रखा है ना। अरे जहां एटम होगा वहां एटम का मास होगा। अब कोई ऑब्जेक्ट किससे बना होगा? एटम से। अरे ऑब्जेक्ट एटम से ही है। अब हम थोड़ी कि हमारी मोहब्बत में इलेक्ट्रॉन्स है, दिखेगा क्या? तो फिर इमोशंस हैं। तो अब कोई ऑब्जेक्ट होगा तो बना किससे होगा सर? और एटम, अगर और एटम के पास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स। अब वो जब तक इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेगा नहीं तब तक उस ऑब्जेक्ट में चार्ज कैसे आएगा? तो चार्ज हवा में तो नहीं रहेगा, इसी पे रहेगा, समझ गए क्या? इसीलिए क्या लिखा हुआ है? चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। बट इसका उल्टा सही नहीं है, मास हमेशा चार्ज से एसोसिएट रहे ये जरूरी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट होते हैं ना भाई, समझ गए क्या? चलो, चार्ज इज क्वांटाइज। चार्ज इज क्वांटाइज का क्या मतलब होता है? जैसे अगर हमें तुम्हें पैसे वैसे देने हैं, मान लो 100 रुपए भी देने हैं या 10 रुपए भी देने हैं, तो मैं ऐसा तो नहीं करूंगा कि सबसे कम कितना दे सकता हूँ आज के जमाने, 1 रुपए का सिक्का, कि 1 रुपए का सिक्का को ऐसे तोड़ दूंगा, बोलूंगा 1 रुपए तू ले ले, 1 रुपए तू ले ले, ऐसा तो नहीं चलता है ना। सर अब तो फोन पे का जमाना है, कर सकते हो 50 पैसे इसको और 50 पैसे उसको, उस पे नहीं जा रहे। तो चार्ज इज क्वांटाइज का क्या मतलब होता है बच्चा? जैसे अभी देखा कि हमने चार्ज के रिस्पॉन्सिबल क्या है? तो इलेक्ट्रॉन का टूटना। इलेक्ट्रॉन टूट के दूसरे पे जाएगा तो बॉडी चार्ज होगा, नहीं तो नहीं चार्ज होगा, समझ रहे हो क्या? तो आधा या पौना इलेक्ट्रॉन नहीं टूटत है, नहीं समझे? टूटेगा तो पूरा ही टूटेगा। यार बेचारा पहले से ही तुसा है, ये तो वे तुम्हें खाना दे रहे हैं, चावल को और तोड़ दिए, बोले लो अबे यार पूरा ही तो, क्यों बे? ऐसा तो नहीं चीनी चाय में डालना होता, चीनी का टुकड़ा लिया, अच्छा तेरा क्या भरोसा, तो चूर करके 10 गो में छिड़क देता होगा, चीनी है इसमें।
चलो, तो हाँ, चार्ज इज क्वांटाइज। तो जैसे बच्चा हमें पता है कि मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट ए है, तो इसमें से जब भी टूटेगा क्या टूटेगा सर? इलेक्ट्रॉन टूटेगा। एक या आधा? अरे पूरा, पूरा एक इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर इसमें से उठ के गया तो इसमें कितना चार्ज जनरेट हो जाएगा? प्लस सी। और जिसमें जाएगा उसमें कितना हो जाएगा? समझ गए क्या? तो इसके ऊपर बच्चा जब भी चार्ज डेवलप होगा, एक इलेक्ट्रॉन गया तो प्लस सी, दो इलेक्ट्रॉन उठ के गया तो तीन गया तो +4e, और यहाँ -2e, -3e, -4e। समझ गए क्या? दैट्स व्हाई चार्ज इज कॉल्ड क्वांटाइज। आप उसको आधा पौना नहीं तोड़ सकत हो, है कि नहीं? अब मान लो घर वालों को तुम्हें पहुंचाना, तो ऐसे तो भाई तुम्हारी पहले शक्ल पहुंचा रहे हैं, फिर लाते पहुंचा रहे हैं, फिर ये तो बहुत वो हो गया एग्जाम्पल, वाहियात सा। चल, अरे पूरा पहुंचाना पड़ेगा ना भाई, उल्ट ऊपर से प्राण डाल के पहुंचाना पड़ेगा। नहीं तो फिर तुम्हें कहीं और लेके चल जाएंगे वो। चलो ठीक है क्या? तो अगर हमने तुमसे कहा कि किसी ऑब्जेक्ट पे +3e/2 चार्ज है, क्या ये पॉसिबल है? कहाँ है? अरे 1.5 हो जाएगा ना, इतना चार्ज। अरे जाएगा तो पूरा जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। समझ गए क्या? चलो, ये आ गया क्या समझ में? तो किसी बॉडी पे अगर चार्ज डेवलप होगा तो कितना डेवलप होगा? हमेशा +-n/e। क्यों ऐसा लिखा मैंने? अरे पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। एन क्या हो जाएगा? अरे 1 2 3 4 5 कितने इलेक्ट्रॉन निकाले हो, या फिर कितने इलेक्ट्रॉन आपने उस पे डाले हैं। समझ गए क्या? ऐसे कर भालो। चलो, चार्ज इज कंजर्व। कंजर्व मतलब हम नहीं मंत्र मार के उसको खत्म करने वाले। चार्ज हमेशा कंजर्व ही रहता है, ठीक है क्या? ना क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा। मतलब कहने का ये मतलब है कि मान लो जैसे रूम में भी अब इतने सारे लोग बैठे हुए, हमारी जेब से पैसे गिर जाए तो तुम्ही में से किसी के पास होगा, वापस किसके पास है? अरे मान लो मेरे 10 रुपए गिर गए, 5 5 के 2 सिक्के या जो भी गिरे हो, तो आखिर इसको पता चला, इसको मिला, और बगल वाले ने देख लिया, तो ये लोग आपस में हिसाब किताब करेंगे। जब कर रहे थे तो उसने देख लिया, तो बोले कि मेरा हक दो, फिर उसने भी देख लिया, तो क्या होगा भाई? अरे बट जाएगा। कैसा बटेगा? सब में बराबर बट जाएगा जो भी होगा। हाँ, बीसी में कोई होगा कमीना, नहीं हम नहीं देंगे तो बात अलग है। ठीक है क्या? तो मतलब बच्चों बटेगा ही ना। तो अब लेकिन हम भी चालाक ठहरे, हमको तो पैसा वापस चाहिए, तो हम बाहर से दरवाजा बंद कर देंगे कि कहाँ होगा रूम में। अब बाहर से तो खरीद नहीं सकते हो, अब कैश को थोड़ी तुम फोन पे कर दोगे, तो रूम में ही रहेगा। तो रूम अगर बंद है तो पैसा यहीं रहेगा। समझ गए क्या? तो अगर मेरा 10 रुपए गुम हुआ है तो तुम सबका जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10 ही है। तुम लोग गरीब हो, तुम लोग के पास कहाँ पैसा है, तो वही 10 होगा। ठीक है क्या? तो जैसे मान लो बच्चा अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, और क्वारंटीन के बाद ये सब चीजें हम बहुत अच्छे से समझते हैं आइसोलेशन का, कोरोना में भी नहीं सीखी। हाँ, आइसोलेटेड सिस्टम है, कुछ समझे क्या? तो आइसोलेटेड सिस्टम में मान लो एक ए था, एक बी था, एक सी था, ठीक है क्या? हमने जब देखा शुरुआत के दौर में, मतलब कभी इस भाई साहब के पास +5 कूलम था, इसके पास +2 कूलम था, इसके पास -1 कूलम चार्ज था, तो कुछ देर बाद क्या होगा? हमें दिख रहा है ये थोड़ा अमीर है, बाकी दो, ये बहुत गरीब है, ये बहुत गरीब, तो आपस में ये लोग इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करेगा। समझ गए क्या? तो अगर ये आपस में आदान प्रदान करेंगे, तो मान लो मैंने आपसे ऐसा कहा कि थोड़ी देर बाद मैंने ऐसा देखा कि अभी भी ए बी और सी है, ए के ऊपर मैं देख रहा हूं कि इसके ऊपर -5 कूलम चार्ज है और इसके ऊपर +2 कूलम चार्ज है, तो बताओ सी पे कितना होगा? तो तुम क्या बोलोगे? पहले जितना चार्ज था बाद में भी उतना ही रहेगा सर। तो पहले टोटल चार्ज कितना था? अरे सिस्टम से बाहर नहीं जा रहा है, तो तुम बोलोगे सर पहले था +5 +2 -1। कुछ समझे क्या? टोटल चार्ज। तो बाद में कितना रहना चाहिए? -5 +2, जो नहीं पता उसको क्या दे देंगे? कुछ समझ गए क्या? तो कर लेंगे सॉल्व को। कितना? 5 17 और अच्छा 2 है क्या? 5 2 7 7 -1 +6 -5 +2 -3 -3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? +3। कुछ समझे क्या? तो एक्स पे कितना चार्ज होगा? 9 कूलम, +9 कूलम। समझे क्या? तो चार्ज कंजर्व रहता है, वही लिखा हुआ है, ठीक है क्या? चलो, charge is invariant. Charge is independent of a frame of reference, that is charge on a body does not change whatever be its speed. देखो यार, अभी तक जब अपन काइनेमेटिक्स पढ़ते थे तो अपन कहते थे ना कि जो अब कोई कोई किसी के लिए मोशन में तो किसी के लिए
रेस्ट में होगा। नहीं, रिलेटिव पढ़ा है ना हम लोग, रिलेटिव का गन। बट चार्ज में ऐसा नहीं है कि अगर हम +1 कूलम चार्ज को अगर दौड़ा देंगे 100 का रफ्तार से तो सर स्पीड चेंज हो जाएगा क्या? नहीं, मास भी चेंज होता है। सब पढ़े थे क्या? मूविंग मास अलग होता है, मास एट रेस्ट दोनों का मास डिफरेंट होता है। मास के केस में कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है, m डैश इज इक्वल टू m0 अपॉन √1 - v² /c²। ये m मास होता है, मास मूविंग मास। मूविंग मास मतलब अगर कोई मास बच्चा अगर लाइट के स्पीड की रफ्तार से चलना शुरू करता है ना, तो उसका मास बदल जाता है। उसका मास फिर उतना नहीं दिखेगा, कितना दिखाई देगा? m0 जो एक्चुअल था अपॉन 1 - v² स्पीड ऑफ लाइट के आसपास चलना पड़ेगा, ठीक है क्या? v हो जाएगा उस ऑब्जेक्ट का रफ्तार। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि एक मास रेस्ट पे है और एक मास चल रहा है, तो दोनों का मास सेम, मतलब दोनों का जो मैग्नीट्यूड आएगा सेम आएगा? बोलोगे नहीं, अलग आएगा। समझ गए क्या? चलता हुआ का मास थोड़ा कम रहता है, ठीक है क्या? क्लियर है? पर चार्ज के साथ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है क्या? मतलब अगर हम उनसे कहें कि एक चार्ज Q है, एक मास m है, और दोनों को लगभग लगभग ऐसा रफ्तार से दौड़ा दिए जिसकी रफ्तार किसके बराबर है? स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, ऑलमोस्ट बराबर है। तो बताओ ये Q बदल जाएगा, m बदल जाएगा? तो बोलोगे सर Q में कोई चेंज नहीं आने वाला है, दौड़ाओगे तो भी Q उतना ही रहेगा, बट मास बदल जाएगा। समझ गए क्या? तो अब लाइन पढ़ो, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ गए? चलो हाँ जी, जल्दी जल्दी। A positive charge body A attracts a body B, then charge on a body B may be, जल्दी जल्दी बोलो। अरे A जो है वो B को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। बहुत बढ़िया। तो A, अच्छा अच्छा, A B तो एक प्लस होगा तो एक माइनस, या फिर क्या हो सकता है? अरे दोनों का अट्रैक्ट करता है ना यार। देखो तो क्या है, अट्रैक्ट देन चार्ज ऑन B इज पॉजिटिव भी हो जाएगा, नेगेटिव भी हो जाएगा। एक सेकेंड। अब इसके ऊपर कैसा चार्ज है बे? पॉजिटिव ही है ना, तो इसके ऊपर क्या होना चाहिए? या तो नेगेटिव, या तो है क्या नेगेटिव, और है क्या जीरो? कुछ समझे क्या? चलो जल्दी जल्दी करते हैं। हाँ, स्टेट द करेक्ट अल्टरनेटिव। द चार्ज गेन बाय अ अनचार्ज बॉडी फ्रॉम अ चार्ज बॉडी ड्यू टू अ कंडक्शन इज इक्वल टू हाफ ऑफ द टोटल चार्ज इनिशियल प्रेजेंट। क्या ये बात सही है? अरे क्या बोला है? अ चार्ज गेन्ड बाय द, अरे बोलो रे गधो, अनचार्ज बॉडी फ्रॉम द चार्ज बॉडी ड्यू टू कौन सा प्रोसेस है? कंडक्शन में टचिंग टचिंग रहेगा ना रे, इंडक्शन नहीं है, कंडक्शन है। तो कंडक्शन में तो कब तक ट्रांसफर होता रहेगा? जब तक बराबर ना हो जाए। सही है ना बात ये? द मैग हाँ, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन अ वेलोसिटी ऑफ, ऐसा कुछ होगा क्या? अरे अभी तो पढ़ा, फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है, उतना ही रहेगा। सी पढ़ो, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट, ये बात सही है। ऑल्दो मैटर कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, हो सकता है ना, न्यूट्रल। रिपल्शन इज द ट्रू टेस्ट फॉर अ इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन मींस बॉडी हैज अ नेट चार्ज। ये बात सही है गलत है? अगर मुझे ये देखो, रिपल्शन इज द ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, मतलब कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है, इसके लिए हमें रिपल्शन वाला मेथड यूज करना चाहिए या अट्रैक्शन वाला यूज करना चाहिए? कौन सा सही मेथड होगा? अट्रैक्शन वाला तो न्यूट्रल को भी अट्रैक्ट कर लेगा ना, तो कैसे पता चलेगा ये चार्ज है कि नहीं? यार नहीं समझा रहा गधो। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज मेरे पास है और मुझे चेक करना है कि ये बी चार्ज है कि नहीं है, बरोबर है क्या? तो बी को मैं, अगर बी मान लो न्यूट्रल होता तो भी ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, और बी अगर नेगेटिव होगा तो भी अट्रैक्ट कर लेगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि न्यूट्रल है कि नेगेटिव है? समझ गए क्या? तो ये अट्रैक्शन वाले से नहीं पता चल सकता है ना, पर रिपल्शन तो जैसी। अब लेकिन अगर बी को रखे और अगर रिपल्शन हो गया तो फट से बोल दोगे ना नेगेटिव चार्ज है। क्या तुम अट्रैक्शन से बता पाओगे कि ये अट्रैक्शन से बता पाएंगे कि ये नेगेटिव है कि न्यूट्रल है? कैसे बताएंगे यार? अगर ए अगर ए पॉजिटिव है और बी न्यूट्रल है, न्यूट्रल, और या फिर बी नेगेटिव हो, दोनों केस में ए इसको अट्रैक्ट करेगा ना रे बाबा। लेकिन अगर बी नेगेटिव हो, अगर बी अगर खुद पॉजिटिव होगा तो इसको क्या कर देगा? रिपेल करेगा ना। तो रिपेल, तो कौन सा अच्छा मेथड है? रिपल्शन ही यूज करते हैं चेक करने के लिए। एक आप लोग पढ़ोगे गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट,
एनसीईआरटी में है। ऐसे एक तो फाइल को ऐसे लटका देते हैं और यहाँ से लाके पॉजिटिव चार्ज को रख देते हैं, समझे क्या? तो अब इससे कनेक्टेड है तो इस पे भी कैसा जाएगा चार्ज, पॉजिटिव, इस पे भी कैसा जाएगा पॉजिटिव, जैसे रिपेल कर जाता है, समझ गए क्या? ऐसा चलता है। चलो भाई जल्दी करो। तो चार्ज चेक करने के लिए मेथड कौन सा होता है? हाँ, पढ़ो। 5 तो गेंद, 1 2 3 4 5, बहुत बढ़िया। पढ़ो आगे क्या बोला है। आर सस्पेंडेड यूजिंग अ सेपरेट थ्रेड, पेयर 1 2 1 2 2 4 2 4 एंड 4 1 4 1, अच्छा ऐसा कर देते 1 2 2 4 और कौन सा है बच्चा 4 1, शोज इलेक्ट्रो, अच्छा इनके बीच में कैसा है बच्चा, अट्रैक्शन, यहां भी कैसा है और यहां भी कैसा है, ठीक है क्या? तो अगर अट्रैक्शन है तो इसका क्या मतलब हुआ, यहां से डिसाइड नहीं कर पाएंगे, ऑपोजिट चार्ज भी हो सकता है और एक चार्ज और एक न्यूट्रल भी हो सकता है, दोनों बन सकता है ना रे अट्रैक्शन। अब आगे पढ़ते क्या लिखा है, वाइल पेयर 2 3 एंड 4 5 शोज अ रिपल्शन। तो 2 3 और 4 और 5 ये दोनों कैसा क्या शो कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, 2 3 यहाँ रिपल्शन और कौन सा बच्चा 4 और 5, यहाँ भी क्या है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 2 अगर पॉजिटिव होगा तो 3 भी, अगर 2 नेगेटिव हुआ तो 3 भी, 4 पॉजिटिव हुआ तो 5 भी, और 4 नेगेटिव हुआ तो 5 भी, यही ना बे। आगे पढ़ो क्या बोला है, देयरफॉर बॉल 1 मस्ट बी, तो 1 क्या होगा बताइए, बता हमें क्या, तो पूछ रहे। 2 और 3 में क्या है, रिपल्शन, ठीक है क्या? और क्या बोला है बच्चा देखो तो, 4 और 5 में भी क्या है, रिपल्शन, है कि नहीं? अब जरा ऐसे पकड़ो, इधर देखो, तो हमने कहा या तो दोनों प्लस होंगे या तो दोनों, और या तो दोनों प्लस होंगे या तो दोनों, तभी तभी तो रिपल्शन होगा, यही तो ट्रू मेथड है। अब जरा इससे पकड़ो, 1 और 2 के बीच में क्या है, अच्छा अच्छा 1 और 2 के बीच में अट्रैक्शन है, ठीक है। तो ये रहा 1 और ये रहा 2, 1 के बारे में पूछा था ना। तो अगर 2 को अगर हम लोग मान लो 1 को अगर नेगेटिव माने तो 2 को कैसा होना पड़ेगा, पॉजिटिव, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, रुक जाओ, 1 और तो 4, अच्छा 1 और 4 के बीच में अट्रैक्शन लिखा है, एक सेकेंड, 2 और एक सेकेंड, ऐसे करो ना, 1 अगर नेगेटिव है तो, 1 अगर नेगेटिव तो 2 को क्या होना पड़ेगा, तभी इनके बीच में क्या होएगा, अट्रैक्शन, बहुत बढ़िया। फिर क्या इन्होंने लिखा देखो तो जरा, 2 और 4, ठीक है। तो 2 और 4 के बीच में भी कैसा है, तो 2 को अगर हमने पॉजिटिव माना तो 4 को क्या मानना पड़ेगा, चलो तो इसको कर लेते हैं, 4 को मान लिया मान लो नेगेटिव, ठीक है। फिर क्या बोला है जरा देखो तो, 4 और 1 के बीच में भी, तो जबकि ये रिपल्शन हो जाएगा ना, तो 4 को अगर मान लो क्या मान लिया जाए, न्यूट्रल मान लिया जाए, तो भी ये बात वैलिड रहेगी ना। 5 को अगर हम लोग नेगेटिव चार्ज भी रखे और इसको न्यूट्रल रखे तो, अच्छा नहीं फिर रिपल्शन नहीं हो पाएगा। हाँ 1 को न्यूट्रल रख देते हैं ना, तो न्यूट्रल रखेंगे तो भी अट्रैक्शन हो जाएगा, हाँ न्यूट्रल रहेगा। थोड़ा लॉजिक वाला था, ये भी वैसे ही है, कर पाओगे? अरे खुद से पेयर बनाना है रे, ABCDER यूज एक्सपेरिमेंट, बॉल ए रिपेल सी एंड अट्रैक्ट, अरे देखो ABCDE आर यूज इन एक्सपेरिमेंट सेवरेज में, ठीक है ठीक है। ए रिपेल्स बी, चलो अगर ए रिपेल कर रहा है किसको, सॉरी ए रिपेल्स सी एंड अट्रैक्ट बी, चलो ए जो है वो सी को रिपेल कर रहा है, तो मान लो अगर इसको मैं पॉजिटिव मानता तो सी को भी क्या मानता,
और बी को क्या मानता? ठीक है, चलो ओके। यानी और बी एंड बॉल डी एंड बी हैज नो इफेक्ट ऑन ई। बी बॉल डी कौन सा है? डी, डी, एक मिनट, डी अट्रैक्ट्स बी और डी का कोई इफेक्ट ई पे, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा और इसको भी क्या करना पड़ेगा, तब तो इन दोनों का आपस में नहीं रहेगा। और देखो तो बी अट्रैक्ट कर लेगा ना डी को, न्यूट्रल नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। ठीक है क्या? उसके बाद क्या बोला है? अ नेगेटिव चार्ज रॉड अट्रैक्ट ए। तो नेगेटिव चार्ज अगर ए को अट्रैक्ट कर रहा है तो पक्का ए पॉजिटिव ही होगा, ऐसा बोल सकते हैं ना। वैसे न्यूट्रल को भी अट्रैक्ट कर सकता है। और क्या बोला है? अट्रैक्ट्स ई, करेगा ना नेगेटिव वाला इसको भी। ठीक है, तो अब जरा चेक करते हैं। तो ए पॉजिटिव, सी, डी और डी को तो डी देखो होगा तो इन दोनों में से ही कोई, क्यों भाई? ये तो होंगे नहीं, काहे? दोनों न्यूट्रल है तो चार्ज जीरो और इसका भी। अच्छा, अब उसमें से डिसाइड करना है इन दोनों में कहाँ जा रहा है। प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस। ए को प्लस ले लें हम लोग, बी को माइनस ले लें, सी को प्लस ले लें। बात वैलिड हो जा रहा है ना? आ जा रहा है। अगर ए को माइनस रख देंगे बच्चा तो नेगेटिव वाले रिपेल कर देता ना। नेगेटिव रॉड लेकर आए थे ना, तो रिपेल थोड़ी किया था, अट्रैक्ट। ठीक है, ऐसी टाइम पास के क्वेश्चन। हाँ, इसका बताओ, मार्क आउट द करेक्ट ऑप्शंस। द टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। सही है गलत है? टोटल चार्ज मतलब समझते हो? अरे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सबको मिला के जो बनेगा वो, उसको टोटल चार्ज कह रहे हैं। तो ये तो कांस्टेंट रहेगा ना, दुनिया में जो भी चीज बनी हुई। कुछ नहीं, नहीं समझे? टोटल लिखा है ना बच्चा, टोटल टोटल। एक सेकेंड, पहला भी सही लग रहा है। अच्छा, इसको देखो तो द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, ये तो नहीं हो सकता है। क्यों? अरे पहले बताओ क्यों। क्योंकि अब देखो, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, वो तो बनते रहेगा ना। तो पॉजिटिव कैसे कांस्टेंट हो सकता? नहीं समझे? अरे हमने घिस दिया, हम इस यूनिवर्स में है ना, हमने बालों से घिस दिया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, नेगेटिव उधर गया। ठीक है क्या? ओके, टोटल नेगेटिव चार्ज ये भी नहीं होगा। टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन द यूनिवर्स, यानी इलेक्ट्रॉन, हाँ ये सही लग रहा है। और टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज, ये भी सही लग रहा है। अब चार्ज पार्टिकल्स तो बेटा वही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही हुआ ना, तो उनके नंबर्स तो वो आपस में चेंज होते रहेंगे। कैसे रे? सही होगा मेरे ख्याल से, टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट ही होगा, क्यों चार्ज नंबर्स बोला है ना, नंबर्स, वो सही रहेगा। ठीक है, थोड़ा देख लेना। ओके, कूलम्स लॉ, इस पे चर्चा हुई है। ठीक है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देखो ये मैं इतना पढ़ नहीं पाऊंगा, सॉरी। ये बच्चा एक्सपेरिमेंटल लॉ है, ठीक है क्या? अब देखो इसी पे सारा चैप्टर है, मैक्सिमम पार्ट। हाँ, तो दो चार्ज पार्टिकल आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट कर सकते हैं, रिपेल कर सकते हैं। कितने से कर सकते हैं, उसके लिए कूलम चचा ने एक्सपेरिमेंट करके हमें फॉर्मूला दे दिया है, समझ गए क्या? और वो फॉर्मूला क्या होगा? F इज इक्वल टू KQ1Q2/R²। समझ गए क्या? सिंपल, ज्यादा नहीं इस पे तामझाम करना है कि एक चार्ज, दूसरा चार्ज Q2। तो अब इसमें सीन कैसे बनेगा बच्चा, ध्यान से। इसके बीच का सेपरेशन R है, तो ये वाला इस पे भी फोर्स लगाएगा और ये वाला भी इस पे फोर्स लगाएगा।
अब डिपेंड करेगा कि अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव, ये डिपेंड करेगा कि उस चार्ज का नेचर कैसा है। अगर एक जैसा है तो रिपेल, अलग है तो अट्रैक्ट, सिंपल। तो हमारे पास ये छोटा सा एक फॉर्मूला है। ओके 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 ओके। अरे हमें, अरे फोर्स निकाल रहे हैं ना, और फोर्स का वैसे भी जो सीजीएस क्वांटिटी वो डायन ही होता है, और ऐसा ही में न्यूटन, याद है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। हाँ, 1/10⁵ चलो ठीक है। ओके ओके। इन सीजीएस फॉर एयर के की वैल्यू को अपन लेते हैं बच्चा 1। इन एसआई फॉर ए के की वैल्यू लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो क्या है ना, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं यहां पे। एक मिनट, पहले वैल्यू देख लेते हैं, ठीक है। अब ये 4 पाई, इसको मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी इसी साल से, 11th पे मैंने यूनिट्स एंड डायमेंशन में नाम लिया होगा, ठीक है। ये सॉलिड एंगल से ये कहानी आता है, याद आ रहा है सॉलिड एंगल, कोन आइसक्रीम वाला, पर का सरफेस एरिया, यहाँ सेंटर में पढ़ाएंगे चबे, यूनिट्स एंड डायमेंशन में पढ़ाए थे, ठीक है। वो हमारा टेंशन नहीं है। देखो देखो देखो, अरे हमने पढ़ा ना, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, के की वैल्यू होती है बच्चा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है क्या। अब ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ अ एयर और अ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू इतनी होती है 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन, सॉरी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये होती है किसकी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। अब 4 की वैल्यू रख दिया, पाई की वैल्यू रख दिया 3.14, होता है ना। ये सारा जब रख के कैलकुलेट किया जाएगा तो 9 के की जो वैल्यू आएगी, ये जो के दिखाई दे रहा है ना, इस के की वैल्यू आती है 9 × 10⁻⁹। ये आपको याद रहना चाहिए। अब आप बोलोगे सर ये एप्सिलॉन नॉट होता क्या है। जैसे हमने कहा कि बच्चा, एक जैसे मैंने कहा कि दो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट या फिर रिपेल करते हैं, तो उसमें जो मीडियम है वो भी अपना कंट्रीब्यूशन डालता है। जैसे अगर हम वैक्यूम या फ्री स्पेस की बात करते हैं, तो अब देखो मीडियम मतलब उस फोर्स को कितना बढ़ा रहा है, मतलब तुम इसको ऐसे मत ट्रीट करो, गलत हो जाएगा, सॉरी। ऐसा चक्कर होता है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे कितना फोर्स लगा रहा है वो फिक्स होता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। नहीं समझे। अगर मान लो तुम हमारे स्टूडेंट हो, या हम तुम मान लो तुम हमें अच्छे लगते हो ऐसा करके, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है कि मैं पानी में हूं या क्या हो, मतलब हमारे लिए जो तुम्हारा प्यार है वो वैसे ही है हमेशा। हाँ, सिचुएशंस बदलने की वजह से जो तुम्हारे को नेट प्यार जो तुम्हें महसूस हो रहा होगा उसमें फर्क हो सकता है, लेकिन हम तो अभी भी उतना ही मान रहे हैं। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं फिर से, जैसे अगर एक चार्ज Q1 है बच्चा, एक चार्ज Q2 है, ध्यान से समझना, ये जो इसके ऊपर अभी फोर्स लगा रहा है वो कभी नहीं बदलता है, चाहे सिचुएशन कैसा भी हो। लेकिन जो इसको एहसास होगा, मतलब जो इसके ऊपर नेट फोर्स लगेगा, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग लगेगा। जैसे हम अभी जैसा पढ़ा रहे हैं एकदम सेम एफर्ट मेरा रहेगा जब ये पूरी क्लास भरी हुई होगी, चाहे एक बच्चा बैठा हो तो, है ना। पर उस भरी क्लास में उस बच्चे को एहसास हो सकता है कि मुझे कम समझ में आ रहा है क्योंकि भीड़ बढ़ गई है, सर की एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है। लेकिन हम अभी भी यही इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा रहे होंगे इसी पूरी भरी हुई क्लास में, तो हम डिलीवर्ड अभी भी वही। हाँ, रिजल्ट कम हो गया वो तुम्हें एहसास हो रहा है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है कि सर भीड़ ज्यादा हो गई है तो ज्यादा सवाल मैं पूछ नहीं पा रहा हूँ, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग, वो अलग चीज हो गई। लेकिन मैं जो अभी अपना इफेक्ट तुम्हारे ऊपर डालना चाहता था जब तुम अकेले थे, चाहे तुम 10 के साथ हो, वो अभी भी उतना ही है। कुछ बात समझ में आ रही क्या। तो ये जो Q1 है, इस Q2 पे जो फोर्स लगा रहा है वो कभी बदलता, वो कभी बदलता, चाहे मीडियम कोई भी हो, समझ गए क्या। मीडियम भी अपना कुछ इफेक्ट लगा रहा होगा, वो सारा 3 5 करने के बाद वो हमें ये मिला एप्सिलॉन नॉट। एयर और फ्री स्पेस के केस में ये बेटा एक्सपेरिमेंटल, इसीलिए मैंने कहा डेरिवेशन एक्सपेरिमेंट करके ये रिजल्ट मिला है, ठीक है क्या। तो के की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रखी है, 9 × 10⁹ ऐसा ऐसा करके, ठीक है। अभी थोड़ा और इसको जब हम मीडियम के बारे में पढ़ेंगे तो चीजों को और रिलेट करेंगे कि मीडियम चेंज होगा तो
दो चार्जेस को किसी और मीडियम में डाल दिया, किसी और मीडियम मतलब उठा के तेल में डाल दिया, तो अब Q2 को एहसास हो सकता है कि मेरे ऊपर जो फोर्स अब लग रहा है ना उसमें चेंज आ गया है, पर उसके ऊपर लगने वाला कौन सा फोर्स चेंज हुआ है? नेट फोर्स। समझ पा रहे हो क्या? लेकिन अभी भी जो दूसरा चार्ज था जो उसके ऊपर पहले जितना फोर्स लगा रहा था अभी भी उतना ही लगा रहा है। अरे तुम्हारी दोस्ती यारी होगी किसी और के साथ, है ना, वो तुम्हें भटका रहा है पढ़ाई से, तो टीचर तो अभी भी उतना ही एफर्ट डाल रहा है ना, हम तो उतना ही डाल, लेकिन जो आउटकम है उस पर फर्क पड़ गया है। किसकी वजह से? सर वो जो दूसरा दोस्त आ गया। कुछ समझ पा रहे हो क्या? मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं अभी भी तुझे उतना ही दे रहा हूं। समझ गए क्या? क्लियर है? तो क्यू मीडियम कोई भी हो, Q1 जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है वो तय है, कितना लगाएगा हमेशा? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये बात समझ में आ गया क्या? या Q2 Q1 पे जितना फोर्स लगा रहा था ये भी बदलने वाला। समझ गए क्या? इस पे कोई फर्क पड़ेगा। हाँ उसको उसको लेकिन जब चार्ज को उठा के किसी और मीडियम एयर एयर में रखेंगे तो के की वैल्यू सीजीएस में 1 लेते हैं, और एसआई में के की वैल्यू कितनी लेते हैं? 9 × 10⁹ रख दिया। जैसे मान लो हमने कहा एक 2 कूलम का चार्ज है, एक 4 कूलम का चार्ज है, बीच में सेपरेशन 1 मीटर का है, तो हमने कहा बताओ इस 4 कूलम वाले पे ये 2 कूलम वाला कितना फोर्स लगा रहा है, और इसको हमने कहां पे रख रखा बच्चा अभी? एयर में। समझ गए क्या? तो एयर एयर का जो एप्सल मतलब जो परमिटिविटी है उसकी वैल्यू कितनी है सर? इतनी है। 4 का वैल्यू 4 रख दिया, अरे जैसे ये 4 था ना, 4 4 रख दिया, पाई पाई रख दिया, एप्सिलॉन नॉट रख दिया, तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? इतना आएगा। और Q1 की जगह 2 रख दिया, Q2 की जगह 4 रख दिया, तो ये जो फोर्स आ गया कि सर ये 2 कूलम वाला 4 कूलम पे कितना फोर्स अगर है कैलकुलेट हो गया, पर ये कहां पे कैलकुलेट हुआ है? जब सराउंडिंग में क्या है? एयर। समझ गए क्या? और यही जब हम तेल के अंदर डाल देंगे तो क्या होगा? ये जो अभी के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर लग रहा है अभी भी ये वाला उस पे अभी भी उतना ही लगा रहा होगा, लेकिन अब पहले जो एयर अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा था अब उसकी जगह कौन कंट्रीब्यूशन करने लग पड़ेगा? ऑयल करने लग पड़ेगा, पानी करने लग पड़ेगा। समझ गए क्या? तो इस फोर्स पे, इस पे लगने वाला कौन सा फोर्स? नेट फोर्स पे फर्क पड़ेगा, लगने वाला नेट फोर्स पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, चलो अब इसका डायमेंशन वगैरह देख लेना थोड़ा, नहीं देख पाओगे। अरे F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। फोर्स का डायमेंशन पता है ना, ml/T-2 होता है। ये चार्ज है ना बच्चा, अरे ये चार्ज है ना, चार्ज का I इज इक्वल टू Q/T, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इंटू, तो I के लिए करंट के लिए मैंने बताया था या तो A यूज किया जाता है और टाइम के लिए तो T ही यूज करोगे ना, तो Q के लिए क्या लिख दिया? A इंटू टी, तो Q1 Q2 मतलब कितना हो जाएगा? A स्क्वायर T स्क्वायर। कुछ समझे क्या? और एप्सिलॉन नॉट का निकालना था। किसका पूछा? डायमेंशन फॉर्मूला। अच्छा इसका निकाला है, ध्यान रखना अगर K का पूछेगा तो अलग कहानी बनेगा, एप्सिलॉन नॉट का पूछेगा तो अलग बनेगा। अगर मेरे से K का डायमेंशन पूछा होता तो अरे इसका कितना हो जाएगा? L स्क्वायर नहीं होगा डिस्टेंस का, तो L स्क्वायर उधर चला जाएगा, मतलब mLT-2। बेटा इस बार यूनिट डायमेंशन से भी क्वेश्चन आया था मेंस में इसी बारी। तो F की जगह क्या लिख दिया? mLT-2। L स्क्वायर उधर गया बच्चा, तो L का स्क्वायर। कुछ समझ पा रहे हो क्या? नीचे क्या आ गया? A स्क्वायर T स्क्वायर। ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला आया? अरे K का आया। अरे समझ गए क्या? और एप्सिलॉन नॉट का पूछता तो K की जगह क्या लिख देते हम लोग? अरे 1, अरे जो K आ रखा है ना यहाँ दिख देखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कुछ समझ रहे हो क्या? तो 4 पाई तो कांस्टेंट ही है ना बे, तो जो आंसर है उसको पलट देंगे, इसको भी पलट दोगे तो एप्सिलॉन नॉट का आ जाएगा। 1/4 पे। ठीक है, हाँ इट इज अ, ये बात कही मैंने क्या? कूलम्स लॉ कैसा है भैया? एक्सपेरिमेंट। इट एक्ट्स ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या मतलब है? जैसे अगर एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 यहां रखा हुआ है, तो इनके बीच में जो बच्चा फोर्स लगेगा कैसा लगेगा? इस लाइन पे ही लगेगा, इस लाइन पे अरे क्योंकि ये फोर्स कैसा है, या तो अट्रैक्टिव या तो रिपल्सिव। अब तुम मुझे लॉजिक से बताओ कि तुम्हारा हाथ अगर केवल ऐसे जा सकता है और ऐसे जा सकता है तो तुम किसी को टेढ़ा भेज सकते हो क्या? अगर चेयर हमारे सामने ऐसे बैठी हुई है तो या तो मैं धक्का लगा सकता हूँ, और तेरी सॉरी, है ना, या फिर मैं खींच सकता हूं। तो हमेशा ऐसी, अगर चेयर यहां आ गया तो ये प्रोसेस चलेगा, चेयर यहां आ गया तो
समझ गए क्या? क्लियर है क्या? तो एक लाइन पे ही लगेगा ना ये फोर्स हमेशा, समझ गए क्या? चलो, तो कभी ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मान लो अगर एक Q1 चार्ज इधर है, एक Q2 चार्ज इधर है, तो कोई तुमसे कह दे कि यार इसके ऊपर फोर्स इधर लग रहा है, इसके ऊपर फोर्स ऐसा लग रहा है, तो पॉसिबल? अरे एक ही लाइन में क्या, देख तो इसकी लाइन ये वाली है, इसकी लाइन, समझ गए क्या? अगर मान लो Q1 यहाँ है, Q2 यहाँ है, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा बच्चा हमेशा इस लाइन पे ही लगेगा, भले अट्रैक्शन का लगे चाहे रिपल्शन का। हो सकता है इसको देखे तो ये वाला इसको इधर धक्का लगा रहा हो, तो ये वाला इसको इधर धक्का, तो देखो एक ही लाइन पे आएगी नहीं दोनों फोर्स, समझ गए क्या? दूसरा पॉइंट क्लियर है? पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये जो फोर्स आया बच्चा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये कैसा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैट। ये हम कैसे पढ़ रहे हैं कि सर एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, तो दोनों चार्ज रेस्ट पे करके तो कैलकुलेशन कर रहे हैं कि दो चार्ज रेस्ट पे तो उनके बीच में इतना फोर्स लग रहा है, समझ गए क्या? तो ये वाला जो फोर्स है हाँ, इसके लिए बेटा पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड रहता है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बच्चा कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। और मैंने पहले ही पढ़ा चुका है कि कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल डिफाइन होता है, इसी वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नामक एक चैप्टर को फिर से पढ़ते, और नया नहीं पढ़ते हैं, वही चलता है जो पहले हमने पढ़ रखा है, याद है? पोटेंशियल नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, चेंज इन पोटेंशियल, सब पढ़े हैं, वही चीजें आएंगी। तो वहां पे फोर्स चलता था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वाला, यहाँ भी वैसे ही चलेगा, यहाँ के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर डॉट डी आर चल जाएगा, वो देखेंगे। अच्छा, और ये फॉर्मूला हमने किसके लिए बना रखा है देखो तो? ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, बॉडी के लिए नहीं बनाया है। ये फॉर्मूला कब बोल रहे कि एक पॉइंट चार्ज Q1 है और एक पॉइंट चार्ज, उसके बीच में इतना फॉर्मूला होगा, ऐसा नहीं कि कोई एक बॉडी है इतना बड़ा सा और जिसमें प्लस Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, और यहाँ पे कोई एक स्मॉल Q चार्ज रखा है, और इसके बीच में फोर्स अगर मैं पूछूं तो तुम बोल दो कैपिटल Q स्मॉल Q बार स्क्वायर, ऐसा नहीं चलेगा। दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए? पॉइंट चार्ज होने चाहिए, समझ गए क्या? ये तो ऐसे ही हो जाएगा बच्चा। क्या बोला है? फाइंड आउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन अ टू पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड इन अ एयर। अरे एक +1 कूलम का है, दूसरा भी, और दोनों के बीच में दूरी, तो फोर्स कितना हो जाएगा? ये भी नहीं आया। अरे के Q1 Q2 अपॉन के की वैल्यू कितनी याद करनी थी? इतनी। Q1 1 था, Q2, ठीक है ना, टाइम पास। If the distance between two equal point charges is doubled and their individual charges are also doubled, what would happen to the force? ये 10वीं कक्षा के सवाल हैं। अरे पहले चार्ज था Q1 Q2 और बीच में दूरी कितना था, तो अभी इसके बीच में इनिशियल फोर्स कितना होगा? तो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होगा क्या? बाद में क्या बोला है? चार्ज को डबल कर दिया, मतलब कितना चार्ज हो गया? दूसरा कितना हो गया? और दूरी भी कितना कर दिया? अरे किया ना? तो अब फोर्स कितना होगा नया वाला फोर्स, बोलो? एफ डैश इज इक्वल टू के 2Q1 2Q2, कितना हो जाएगा बच्चों? 4Q1, और दूरी कितना डबल हो गया है ना, तो कितना हो जाएगा? 4R स्क्वायर। कुछ समझे क्या? तो देखो तो फिर से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो फोर्स उतना ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है ना? ये सब अच्छे सवाल है। A particle of mass m carrying a charge Q1 is revolving around a fixed charge minus Q2। इसका क्या मतलब है? A particle of mass m carrying a charge Q1, अच्छा, is revolving around a fixed charge, मतलब एक -Q2 चार्ज है बच्चा, और इसके अराउंड में कौन गेड़ी मार रहा है, कौन घूम रहा है भाई? हाँ, एक Q1 मास, Q1 चार्ज है जिसका मास कितना दिया हुआ है m, और ये क्या कर रहा है बच्चा? इसके गोल गोल घूम रहा है, कुछ समझे क्या? अब आपसे क्या पूछा, कितने में घूम रहा है बच्चा? किसी रेडियस r में, समझे क्या? तो अगर किसी रेडियस r में घूम रहा है और तुमसे क्या पूछ रहा है ये? कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, और क्या पूछा? ऑल्सो इट्स स्पीड। तो कोई भी चीज गोल गोल घूमे, इसका मतलब, अब भी नहीं आ रहा है, गोल घुमा मतलब, और सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू कितना होता है? mv² बाई आर। अरे पढ़े हैं क्या रे? तो क्या टेंशन लेना है? तो अब मैंने कहा था कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स कोई रियल फोर्स जिसकी शक्लें बदल जाती हैं, तो इस बार अंदर लगने वाला फोर्स कौन सा है? अरे एक चार्ज कितना है और एक चार्ज कितना है, तो अंदर इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसकी शक्ल ले लेगा अब? सेंट्री, अरे मैंने कहा ना, दुनिया में कुछ भी गोल घूम रहा है तो पक्का ऐसा कोई फोर्स होगा जो अंदर की तरफ लग रहा होगा, और वही अंदर की तरफ लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं? अंदर की तरफ लगने वाले फोर्स को
तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, mv स्क्वायर बाई, और ये अभी 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 ये किसकी शक्ल में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक की शक्ल में है ना, तो लिख दो के Q1 Q2 अपॉन, कुछ समझ गए क्या, तो आर एन ए आर, देखो माइनस नहीं रखा क्यों, अरे वेक्टर क्वांटिटी लिख रहे हैं ना, तो वेक्टर क्वांटिटी में माइनस कैसे देख के लगाया जाता है, डायरेक्शन देख के लगा, यहां जरूरत है क्या वैसा डायरेक्शन बताने का, समझे कि नहीं समझे, ऐसा मतलब -Q2 +Q1 इसे जरूरत नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी में प्लस माइनस डायरेक्शन देख के लगाया जाता है, कुछ समझे, मतलब जैसे अगर मैं तुमसे कहूं, इधर देखो रे, जैसे ये मान लो -Q है, कुछ समझे क्या, और यहाँ पे भी -Q चार्ज रख दिया, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा ना, तो मैं कह रहा हूं कि ये 1 है और ये 2 है, तो फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1 अगर मैं लिखना चाहूंगा, तो मुझे समझ में आ रहा है सर इसको रिपेल करेगा, इस तरफ को पॉजिटिव लोगे तो क्या लिखोगे, प्लस आई कैप, कुछ समझे क्या, और मैग्नीट्यूड अभी भी क्या लिख देंगे, के Q1, मान लो ये Q1 होता है ये, तो के Q1 Q2 बार स्क्वायर प्लस आई कैप, समझ गए क्या, साइन से लेना देना नहीं होता है, किससे लेना देना होता है, डायरेक्शन से, तो वेक्टर को जब भी लिखा जाता है प्लस माइनस कैसे लगाना है, पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक में ही चलेगा, ऐसा नहीं कि चार देखा +1, एक देखा +Q, एक देखा -Q, तो +Q इंटू -Q2 कर रहे, ऐसा नहीं करेंगे, क्या करेंगे हम, क्या देखेंगे, डायरेक्शन जरूरत होगी तो, समझ गए क्या, मैग्नीट्यूड ही हमेशा लिखना, हमेशा क्या लिखना है, और प्लस माइनस कैसे लगाओगे, डायरेक्शन देख के, हमेशा क्या लिखना है, मैग्नीट्यूड, भले वो अगर कहीं दिया हुआ है +10 कूलम -5 कूलम, पूछूंगा बताओ इनके बीच का फोर्स, तो तुम यहाँ ऐसा नहीं करोगे कि सर के +10 -5 अपॉन दूरी अगर 2 है तो 2 का स्क्वायर, ऐसे नहीं करोगे, यहाँ भी क्या लिखोगे 10, यहाँ भी क्या लिखोगे, प्लस माइनस कैसे देख के लगाना है, डायरेक्शन देख के लगाना है, समझ गए क्या, चलो, तो अब यहां से देखो, तो आर से बच्चा आर स्क्वायर गया, बोलते जाओ रे, हाँ, तो यहां से वी आ जाएगा क्या, कितना आ जाएगा देखो तो, एम को पहले इधर भेज दो ना, तो के Q1 Q2 बाई आर बाई एम अंडर रूट, समझे क्या, अरे वेलोसिटी आ गया ना, किसका आ गया वेलोसिटी, अरे भैया जो घूमत है इलेक्ट्रॉनों उसका रफ्तार आ गया, मुझसे क्या पूछा इसने, तो टाइम पीरियड मतलब क्या होता है, अरे कितना टाइम लगेगा उसको चक्कर काटने में, तो ये चक्कर काटेगा तो कितना दूरी तय करेगा, 2 पाई, अरे भाई सरकमफेरेंस के बराबर का ही तो तय करेगा, तो यहाँ क्या कर दिया 2 पाई, अरे समझे क्या, और रफ्तार कितनी है उसकी, समझ गए क्या, बहुत टफ सवाल था, नहीं ना, चलो, ओके।